तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। सो एज हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल एसएसटी रिवीजन ऑफ क्लास 9th। ठीक है, तो इसमें हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सारे ही क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। सो कंटिन्यू, क्योंकि हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा है तो इसलिए हम इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालय, कि हिमालय की पैरेलल रेंजेस और कौन कौन सी हैं। अगर ये आपकी हिमालय माउंटेन रेंज का ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है तो हिमालय की रेंजेस, क्योंकि आपको पता ही है कौन कौन सी रेंजेस हैं। ठीक है, ये आपकी रेंज हो गई, जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। फिर ग्रेट हिमालय के बाद जो है और आपकी कौन सी पैरेलल रेंजेस है, ये टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, देख लेना। ठीक है, तो पैरेलल रेंजेस यहाँ पर पूछी हैं, कौन सी पैरेलल रेंजेस हैं। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड आई होप यू कैन टेल दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है, बहुत ईजिली आप ये क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन में आपके हिमाद्री दिया हुआ है, हिमाचल दिया हुआ है, शिवालिक दिया है और ऑल ऑफ द अबव भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सी हैं आपकी जो हिमालय की पैरेलल रेंजेस हैं, आप इसमें से मार्क देखकर, आंसर देखकर, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। डिफाइन द पॉवर्टी लाइन। ये 1 मार्क्स में अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, क्योंकि जो डिफाइंस वाली टर्म है तो वो इसी तरीके से आती हैं आपकी पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो पॉवर्टी पूछी जा सकती है, पॉवर्टी लाइन भी पूछी जा सकती है आपसे। So poverty is a situation in which a person is unable to satisfy the minimum basic necessities of life, that is food, clothing, education, shelter and health. तो poverty यानी गरीबी वो चीज़ है जिसमें पर्सन जो है, कोई भी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ फैमिली, वो अपनी डेली जो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं, डेली बेसिस की जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें हैं वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। उसे रोटी नहीं मिल रही है, उसे कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, खाना नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एजुकेशन अब और इसमें एक और पॉइंट जो है, एक कैटेगरी और इम्पॉर्टेंट जुड़ गई है, रहने के लिए घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, हेल्थ उसकी टेक केयर नहीं कर पा रहा है वो। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मुझे टर्म, जैसे किसी किसी को 1 टाइम का जो है खाना मिल पाता है, किसी को गरीब जो है पर्सन है, किसी को 2 टाइम का खाना मिल पाता है, उससे ज़्यादा इन गरीब जो पॉपुलेशन है वो नहीं खा पाती है खाना। जिस तरीके से हमें जो है प्रॉपर 3 टाइम्स का जो है हमें प्रॉपर मील मिल पाता है, तो इनको नहीं एबल हो पाता, ये इस हिसाब से उतने एबल नहीं हो पाते कि तीनों टाइम का मील जो है वो अवेलेबल हो जाए इनके पास। ठीक है, सो इसलिए कभी 1 टाइम का मिल गया तो मिल गया, कभी 2 टाइम का मिल गया तो मिल गया, कभी कदार अगर 3 टाइम्स का मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये है आपकी पॉवर्टी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका डिफाइन टर्म्स में पॉवर्टी लाइन क्या होता है। पॉवर्टी लाइन इज एन इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी, दैट इज इट इज अ लेवल ऑफ इनकम विच बेयरली मीट्स सस्टेंसेंस। ठीक है, सस्टेंसेंस। सो पॉवर्टी लाइन एक इंडिकेटर है, मतलब एक लाइन ऐसी कुछ नहीं है कि जो वो ड्रॉ कर दी है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी हुई है, इस तरीके की ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, लेकिन एक कैटेगरी है, एक क्राइटेरिया बनाया है गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन को लेकर। ये पॉवर्टी लाइन पर वो लोग आते हैं जिनकी इट इज़ अ लेवल ऑफ इनकम, जिनका लेवल ऑफ इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लाइक साल की उनकी जो इनकम है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लीजिए 40,000 है, तो 40,000 है तो उसमें वो अपना तीनों टाइम का खाना पीना, कपड़ा, रहना, एजुकेशन नहीं कर पाते, या 10,000 से भी कम है, या 20,000 से कम है, 30,000 से भी कम है, तो जिनकी पूरे साल की जो इनकम है वो इनकम के क्राइटेरिया पर ये पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन जो है बनाई जाती है। दूसरा एक और चीज़ भी आती है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है मैंने, शायद दिख नहीं, ये थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा होगा आपको, मैं सही से लिख देती हूँ। दूसरा एक क्राइटेरिया और आता है आपका जो कि पॉवर्टी लाइन, और फिर एक आता है आपका बीपीएल। ठीक है, तो बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, बी पी और दूसरा आता है आपका एल। ठीक है, वो आर हो गया है, लेकिन ये बीपीएल है, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, यस, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की है, जो लोग, जो पीपल, जो पॉपुलेशन हमारी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है वो और भी ज़्यादा गरीब है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन यही है वो सेम चीज़, और पॉवर्टी लाइन और बीपीएल सेम चीज़ है। मतलब एक तो है पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन पे जो लोग आते हैं
और एक ये है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से जो भीख मांगते हैं बेचारे। आपने देखा होगा कई ऐसे बच्चे हैं, आप लोग सड़क पे यहाँ वहाँ यहाँ कभी भी ट्रैवल करने जाते हो तो आप लोग ने देखा होगा, जो बच्चे जो हैं बच्चे और कुछ गरीब लोग जो भीख मांगते हैं, 1 रुपये 2 रुपये हम लोग दे देते हैं, 5 रुपये 10 रुपये, ठीक है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट को उन पॉपुलेशन का भी टेक केयर करना पड़ता है। ये भी बहुत अजीब सी एक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि गरीबी का आज क्या और आज से 10 20 25 साल पहले भी, 30 साल पहले भी अगर हम बात करें तो गरीबी का बढ़ने का कारण खुद पॉपुलेशन, जो गरीब जनता है, जो गरीब पॉपुलेशन है, वो भी खुद इसका रीज़न है। गरीबी बढ़ने का रीज़न वो लोग खुद भी हैं, रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के वो लोग खुद भी हैं, ठीक है। बट वो इस चीज़ को नहीं वो करते हैं कि नहीं जी बच्चे बहुत भगवान की देन है, बच्चे होने चाहिए होने चाहिए होने चाहिए, तो भैया लो बच्चे, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ाओ। एनीवेज, ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉवर्टी लाइन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन को। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए 2 ऐसे मेथड बताने हैं। तो पहला मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड जो मैंने अभी आपको बताया कि साल में गरीब का जो क्या बोलते हैं, गरीबी का जो डाटा है, गरीब लोगों का, गरीब पॉपुलेशन का जो डाटा है, वो किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है कि ये लोग गरीब हैं, कि उन पर्सन्स का नाम और सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और फिर उसकी साल की इनकम देखते हैं, वो होता है इनकम मेथड। कि पूरे साल की जो है वो इनकम उनकी कितनी है, 10,000 से कम है, 20,000 से बहुत ज़्यादा कम है उनकी इनकम, तो कम होने की वजह से तो वो लोग जो है गरीबी रेखा में आएंगे या गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, पुअर पॉपुलेशन में आएंगे। ये इनकम मेथड है। दूसरा है लेवल ऑफ कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड। लेवल ऑफ कंजप्शन और एक्सपेंडिचर मेथड ये है कि उनको कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितना वो कंजप्शन करते हैं अपनी फैमिली के लिए, या उनको कितने खाने की नीड है, चीनी कितना कंजप्शन है उनका महीने का, चावल कितना कंजप्शन है, दालें कितनी कंजप्शन है, उनको ज़रूरत है, उनकी फैमिली को ज़रूरत है, घर में कितने बच्चे हैं, कितना कंजप्शन है, कितनी ज़रूरत है और कितना वो लोग खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर उनका किस हिसाब से है और कितना एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 2 मेथड्स हैं आपके जिसके थ्रू पॉवर्टी लाइन को जो है वो एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम फटाफट करेंगे क्योंकि ये बिकॉज दिस इज अ रिवीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट द प्रिविलेज क्लासेस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी जो क्लास है, इनमें से कौन सा क्लास है जो कि प्रिविलेज क्लास में आपका आता है। प्रिविलेज क्लासेस यू नो ना, जो हाई सोसाइटी वाली जो क्लास है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज जिनको मिलती है, हर चीज़ के लिए उनको प्रिविलेज मिल रही है, वोटिंग राइट्स मिल रहा है, लैंड पे उनको अधिकार मिल रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स में उनको अधिकार मिल रहा है, वो चर्च जाना अलाउड है, पार्लियामेंट जाना अलाउड है, बहुत ज़्यादा प्रिविलेज क्लासेस जो हैं। तो इनमें से कौन सी है जो प्रिविलेज क्लास में आती है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेट प्रिविलेज क्लास में आते थे, या पीजेंट्स या नोबेल्टी आते थे, या क्लर्जी या नोबेल्टी आते थे, या क्लर्जी एंड पीजेंट्स आते थे। कौन से प्रिविलेज क्लास में आते थे। तो इसमें प्रिविलेज क्लास में आते थे आपके क्लर्जी एंड नोबेलिटी, ठीक है, जो चर्च मैन होते थे, ठीक है, जो चर्च के मैन होते थे वो क्लर्जीज जो कहे जाते थे वो चर्च मैन होते थे, ठीक है। चर्च मैन जो है बेसिकली इस प्रिविलेज क्लास में आते थे। चर्च मैन और रॉयल फैमिली, किंग की जो फैमिली होती थी वो आती थी इस प्रिविलेज क्लास में, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजर्शन और रीजन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन है और वो है आपका किसके बारे में। नेपोलियन गवर्नमेंट इशू लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, ठीक है, वेजेस पे मैक्सिमम सीलिंग लगाना, ये नेपोलियन गवर्नमेंट के टाइम पे इशूड हुआ था। ये पूछा है कि नेपोलियन गवर्नमेंट ने एजर्शन दिया हुआ है, नेपोलियन गवर्नमेंट ने इशू किया था ये लॉ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस, और इसका रीजन ये बता रहे हैं इसलिए किया था। रीजन ये था कि द पीरियड फ्रॉम 1793 से लेके 1794 तक इज रेफर टू द रेन ऑफ टेरर, क्योंकि ये पीरियड 93 से 93 से 94 के बीच का जो पीरियड था वो रेन ऑफ टेरर कहलाता था। इसलिए नेपोलियन गवर्नमेंट ने मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस और प्राइजेस रखे, ठीक है। तो ऐसा कुछ था। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है, नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन पहले इसमें देखना है इसमें से सही कौन सा सही है। इसमें से आर सही है, लेकिन ए जो है वो गलत है। नेपोलियन गवर्नमेंट ने कभी इस तरीके का प्लेसिंग वेजेस और प्राइजेस, कभी भी इस तरीके का लॉ जो है उन्होंने इशू नहीं किया इन 1793 और 94 के बीच में, तो कभी भी नहीं किया, ठीक है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है ही नहीं, आर ट्रू है, क्योंकि 93-94 के बीच का जो पीरियड है वो रेन ऑफ टेरर कहलाता था, ये तो है ट्रू। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू आएगा, ठीक है। इस तरीके के एजर्शन रीजंस और भी किसी और उस पर बेस्ड भी जो है पर्टिकुलर पैराग्राफ पे बेस्ड भी जो है आ सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वही सेम हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, करंट पॉवर्टी प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ 2 प्लैंक्स। जो हमारे करंट पॉवर्टी जो प्रोग्राम्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, उसके 2 प्लैंक्स हैं। वो क्या प्लैंक्स हैं, व्हाट आर दे, क्या है वो प्लैंक्स? प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रमोशन करना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम है उनको टारगेट किया है, यानी पॉवर्टी के अगेंस्ट जो प्रोग्राम्स कुछ ऐसे बन गए हैं ऑटोमेटिकली, कुछ स्कीम्स नहीं निकाली हैं, स्पेशली कोई स्कीम्स निकाली हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पॉवर्टी के अगेंस्ट जा रही है, तो वो गवर्नमेंट का टारगेट है, उनके ऊपर टारगेट रखना है, वो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो है नहीं आगे बढ़ने देना है, ठीक है। Now come to the next, what are the 2 main causes of the poverty in India? 2 main causes हैं पॉवर्टी के, क्या हो सकते हैं इंडिया में? 2 मेन पॉवर्टी के कॉजेज। तो मेन पॉवर्टी के कॉजेज अब क्या हो सकते हैं? हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो गरीबी का सबसे बड़ा रीज़न है वो है आपका हाई पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन बेशुमार बेहद तरीके से जो है जो बढ़ रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है आपका लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर ही ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को इतनी गरीब करके बना के छोड़ दिया था कि कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया में नहीं था। जब देश हमारा आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था। जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने कुछ साल ट्रेड करने के बाद जितना डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था, वो सारा डेवलपमेंट खत्म कर दिया, बिल्कुल निचोड़ के हिंदुस्तान को बिल्कुल खा के, बिल्कुल गरीब बना के और छोड़ के चले गए, ठीक है ना। तो इसलिए ये 2 मेन कॉजेज हैं पॉवर्टी के इंडिया में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ पॉवर्टी ड्यूरिंग द अर्ली इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या स्टेटस होगा इंडिया का, ठीक है। पॉवर्टी को लेकर इंडिया का क्या स्टेटस होगा? यही स्टेटस था, सबसे ज़्यादा गरीब था उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उस समय हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा गरीब था, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस पीरियड द पॉवर्टी रेट वॉज वेरी हाई इन इंडिया, वो मैंने आपको बता ही दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज ऑल्सो वेरी लो, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे पूरा इनको हिंदुस्तान को निचोड़ के गरीब बना के पूरा चले गए थे, ठीक है। एंड अराउंड 1950 से लेके विच रिमेन्ड द सेम टिल द अर्ली 80s तक, 1950 से लेके 80s तक जो है देयर वाज अबाउट 45% जो पॉपुलेशन थी हमारी, 45% पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी वाली पॉपुलेशन थी, यानी कि वो गरीबी रेखा से नीचे थी, या गरीब थी, या पॉवर्टी लाइन पे थी, या गरीब पॉपुलेशन थी, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है। सो 45% पॉपुलेशन हमारी गरीब थी, और वो टिल 1980s तक भी वो गरीब ही रही, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 80s के बाद जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा है आपका मैप। तो यहाँ पे मैप में ये पूछा गया है कि सिंपल नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट में सिचुएटेड है। तो आंसर ऑलरेडी यहाँ पर मांग रहे, क्योंकि प्रीवियसली पढ़ाया हुआ है मैंने ये, तो फिर भी आप मैप में यहाँ पर देख लीजिए कि उड़ीसा कहाँ पर है। तो सिंपल नेशनल पार्क के बारे में पूछा कहाँ पर है, सॉरी, तो वो है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये मैप का क्वेश्चन है, ये अगेन रिपीटेड हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस बाय द पुअर पीपल। लोग, पुअर पीपल जो है किस तरीके के चैलेंजेस जो है फेस करते हैं जब वो अपने एक गरीबी वाली ज़िंदगी जो है वो जब स्पेंड करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं, तो वो उनके जो चैलेंजेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस फेस बाय द पुअर पीपल। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो पुअर पीपल फेस करते हैं, जैसे कि जो मेन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पुअर पीपल फेसेस हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, शेल्टर नहीं होता है उनके लिए, रहने के लिए घर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की बात हो रही है जो सड़कों पे भीख मांगते हैं और जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो हंगर उनका डेली का रूटीन बन जाता है, भूखा रहना, क्योंकि कभी उनको एक टाइम का ही खाना मिल पाता है, 2 टाइम का मिल पाता है, कभी कभी मतलब ज़िंदगी बीत जाती है कि उन्हें 3 टाइम का खाना मिले, ठीक है। तो इसलिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हंगर और लैक ऑफ शेल्टर। कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन स्कूल, तो क्या ही भेजेंगे जब उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना पेट भर सके, तो वो स्कूल तो क्या ही अपने बच्चों को भेजेंगे, ठीक है। एनीवेज, दूसरा आता है हमारा दे आर अनेबल टू अफोर्ड हेल्थ केयर। ऑब्वियसली हेल्थ केयर भी वो कैसे अफोर्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब उनके पास खाने के लिए, अगेन वही चीज़ है, खाने के लिए जब नहीं है उनके पास चीज़ें, तो वो हेल्थ केयर भी कैसे अफोर्ड करेंगे। अगर वो बीमार हो जाते हैं, तो वो किसी तकलीफ हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। वो अपना कैसे ट्रीटमेंट कराएंगे, क्या कराएंगे, ठीक है। दूसरा आता है कोई क्लीनिंग वाटर उनके पास नहीं है, कोई पीने के लिए सैनिटेशन यानी टॉयलेट वॉशरूम की इस तरीके की कोई ऐसी फैसिलिटी उनको प्रोवाइडेड नहीं हो पाती है, गरीब हैं, कहाँ से उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड होंगी, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो गरीब लोगों को अक्सर डेली टाइम में जो है उनको ये जो है चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द मेजर रीजंस ऑफ लेस इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटी पॉवर्टी मेजर्स। एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो चलाए गवर्नमेंट ने तो वो बहुत ज़्यादा लेस इफेक्टिव रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। तो वो इफेक्टिव क्यों नहीं रहे इतने, तो उसके रीजंस जो है यहाँ पर बताए गए हैं। तो इफेक्टिव इसलिए नहीं रहे बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द लेस इफेक्टिवनेस कि प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, जो स्कीम्स चलाई वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई और राइट टारगेट पे नहीं गई। मतलब जिन पुअर पॉपुलेशन के पास तक वो स्कीम्स या एंटी पॉवर्टी मेजर्स पहुंचने चाहिए थे वो उन राइट टारगेट पे जो है वो नहीं पहुंचे। ठीक है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम। कई बार स्कीम्स जो है ओवरलैप होती हैं, बहुत बार बार स्कीम्स जो हैं वही सेम स्कीम्स जो है गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और वो ओवरलैप होती है, उससे कोई फायदा होता नहीं है, फिर उसको थोड़ा बहुत चेंज करके फिर वही स्कीम्स बना देते हैं, तो ये ओवरलैप हो जाती हैं स्कीम्स। ठीक है, तो डिस्पाइट गवर्नमेंट का वैसे इंटेंशन गवर्नमेंट का गुड ही रहता है, लेकिन स्टिल स्कीम्स आर नॉट फुली रीच्ड टू द डिजर्विंग पुअर पॉपुलेशन। इंटेंशन सही था लेकिन बेनिफिट स्कीम्स आर नॉट फुल्ली रीच। बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स, इन स्कीम्स के जो बेनिफिट हैं वो डिजर्विंग पुअर पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जो पुअर पॉपुलेशन है एक्चुअली उस पुअर पॉपुलेशन तक ये जो स्कीम्स का जो लाभ है, यानी कि जो कुछ राशन पानी कुछ चीज़ें हैं जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो पॉइंट है इसका, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं तो 4 इसको थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर दीजिएगा और थोड़ा सा सही से, तो 5 में बन जाएगा, 4 मार्क्स में भी ये आ सकता है। ठीक है, तो मेजर एम्फेसिस इन रीसेंट ईयर ऑन प्रॉपर मॉनिटरिंग। प्रॉपर अब मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, जो भी स्कीम निकाली जाएगी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो भी निकाले जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग पहले भी होती है, लेकिन ये होता है कि कुछ बीच के जो लोग होते हैं वो उन सारी चीज़ों को, मतलब जो मॉनिटरिंग होती है वो गलत जो है गवर्नमेंट को जो डाटा वगैरह है वो गलत दिया जाता है। ठीक है, डाटा गलत इन द सेंस कि अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो हमारी पुअर पॉपुलेशन है तो अदर गवर्नमेंट को बताया जाएगा कि भाई 80 लाख जो है पॉपुलेशन वो हमारी जो है वो पुअर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से जो भी स्कीम्स हैं वो स्कीम और साथ ही साथ जो फैसिलिटी पुअर पॉपुलेशन को देनी है तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से देगी ना, 80 लाख के अकॉर्डिंग देगी, बट है 1 करोड़ पॉपुलेशन पुअर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एक्ट है जो विच एक्ट एम्स टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ वेजेस, जो कि 100 डेज ऑफ वेजेस देता है। ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड, हर हाउस होल्ड में। ठीक है, 100 डेज वेजेस दिए जा रहे थे अगर रूरल एरियाज़ में जो है एम्प्लॉयमेंट, अगर रूरल पीपल्स को, अगर रूरल एरिया में जो विलेज में रह रहे हैं लोग उनको अगर 100 दिन तक अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, यानी कि काम अगर उनको नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट की ये स्कीम थी कि 100 डेज़ का उनको वेजेस दिया जाएगा, 100 दिन की उनको सैलरी दी जाएगी। तो कौन सा था, वो था आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार है, नहीं, वो है आपका मनरेगा, जिसे शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा, एंड दैट इज इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये है आपका। ठीक है, ओके, जो कि 2005 में जो है ये एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट, ये कांग्रेस के टाइम पे ये स्कीम जो है ये निकाली गई थी। ठीक है, तो इन शॉर्ट टू बी कॉल्ड एज मनरेगा, इसको इन शॉर्ट कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वनरेबिलिटी क्या होता है। तो वनरेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट ये एस्टिमेट करती है कि जो कुछ ग्रुप ऑफ सेक्शन है हमारी कंट्री का, वो ग्रुप ऑफ सेक्शन जो है इन फ्यूचर जो है वो बढ़ सकता है, धीरे धीरे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रुप ऑफ सेक्शन आगे जाके इंक्रीज हो सकता है, और इंक्रीज होने की वजह से वो सेक्शन भी पुअर कैटेगरी में, पुअर की कैटेगरी में आ सकता है, पुअर पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ सकता है। तो वो कौन सा सेक्शन है, वो है आपका बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबल पीपल, एल्डरली वुमेन्स, एल्डरली बेसिकली एल्डर पेरेंट्स, जो चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ सेक्शन है जो कि इसमें आ सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ इज इट डिटरमाइन, इसको डिटरमाइन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इस जो वल्नरेबिलिटी है उसको डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। तो डिटरमाइन कैसे किया जाएगा, ऑप्शनल ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसके लिए इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए ऑप्शन प्रोवाइडेड किए गए हैं। ऑप्शन क्या है प्रोवाइडेड कि जो सेक्शन जिस ऑप्शन में सेटिस्फाइड है उसको वो चीज़ दी जाएगी उनकी लाइफ को आगे ज़िंदगी चलाने के लिए। तो एक हैव एन एसेस, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है हैव एन एसेस टू एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म ऑफ एसेट। कुछ एसेट्स प्रोवाइड करेगी हमारी गवर्नमेंट, लाइक एजुकेशन। कोई अगर बच्चा है और वो गरीब है और वो डिसेबल है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा क्योंकि डिसेबल्स को जॉब मिलती है एजुकेशन। कोई ऐसा है जिसको हेल्थ प्रोवाइड किया जाएगा, कोई ऐसा एल्डरली वुमेन है अगर वो जॉब करने के कैपेबल है, कोई भी किसी भी तरीके की स्किल उसे आती है तो उसको जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। व्हेन कन्फ्रंटेड विद एनी काइंड ऑफ डिजास्टर या कैलामिटी, अगर कुछ भी इस तरीके का होता है तो इन लोगों की गवर्नमेंट इस तरीके से हेल्प करेगी इन स्कीम्स के अंतर्गत। ठीक है, नाउ
कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई डू वी चूज 82 डिग्री 30 लॉन्गिट्यूड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। हमने क्यों चूज़ किया? इसलिए चूज़ किया क्योंकि इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था, टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि हर एक डिग्री पे ये हमने देखो 3 लाइंस बनाई हुई हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाली लाइन को 82 डिग्री मान लें, सेकंड को 83 डिग्री, थर्ड को 84 डिग्री, तो हर डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 4 मिनट का यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एज अ लोकल टाइम डिफर बाई 4 मिनट एट एवरी लॉन्गिट्यूड। हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट का डिफरेंट है। इट क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, जिसकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था पूरी कंट्री में, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड हमारा गुजरात से स्टार्ट हो रहा है, तो गुजरात से जो हमारा लॉन्गिट्यूड स्टार्ट हो रहा है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारे सारे जो लॉन्गिट्यूड्स जो हमारे बीच में पड़ते हैं, उन लॉन्गिट्यूड्स को अगर हम सबको काउंट करें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, उन हर लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का डिफरेंस है। 4 मिनट का डिफरेंस होने की वजह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो उस 2 घंटे के डिफरेंस को ही अवॉइड करने के लिए ऑल ओवर होल ऑफ द इंडिया का एक टाइम जोन, एक टाइम पीरियड रखा गया, जो कि बिल्कुल बीचों बीच में से सेंटर में से निकलता था। वो था 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि उस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम हो रहा होगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाएगा। ये डिसाइड किया गया भाई, जितने भी साइंटिस्ट और जोग्राफर्स जितने थे उनके थ्रू, मतलब इंडिया में जो भी गवर्नमेंट वगैरह सब बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया, जिससे कि टाइम का लैग ना हो और ये इतना जो टाइम डिफरेंस है वो ना हो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही टाइम जो है वो फॉलो किया जाए, एक टाइम फॉलो किया जाए, ठीक है। सो सेकंड जिसमें पॉइंट है, इट इज सिलेक्टेड एज अ प्राइम मेरिडियन टू अवॉइड लैक ऑफ टाइम ऑफ 2 आवर्स, ठीक है। टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स से बचने के लिए, जो कि अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, दिस इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो जो बीच की जो लाइन है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट जो लाइन है, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है माना गया, अकर ड्यू टू आर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से। जिस तरीके से इंडिया का एक टाइम जोन है, उसी तरह आपका अमेरिका के 6 टाइम जोन है, रशिया के जोन है, रशिया के आपके आते हैं 11 टाइम जोन, ओके। सो इसी तरीके के कनाडा के भी आपके 4 टाइम जोन्स हैं, आई थिंक सो, ठीक है। तो क्योंकि ये इन्होंने इतने सारे टाइम जोन्स इनके इसलिए बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट कंट्रीज इन टर्म ऑफ एरिया, एरिया के वजह से ये जो है लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म ऑफ एरिया, सो इसलिए इनको इतने टाइम जोन्स रखने गए। हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग ये एक टाइम जोन हम ऑल ओवर इंडिया जो है हम फॉलो करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया हैज़ अ टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, टोटल लैंड बाउंड्री जो है इंडिया की वो कितनी है, ये पूछा गया है। तो 15,200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री इंडिया की है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड हो रहा है। वाई आर नदर्न प्लेन्स इंपॉर्टेंट टू इंडिया। नदर्न प्लेन्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट 5 रिलेवेंट पॉइंट्स, 5 इसके रिलेवेंट पॉइंट्स जो हैं आपको लिखने हैं। तो वो रिलेवेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर ड्रेन्ड बाय रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो इंपॉर्टेंट नदर्न प्लेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों ही जो हमारी रिवर्स हैं, और इन तीनों रिवर्स की जो हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पूरी नदर्न प्लेन को कवर करती हैं, सराउंडेड हैं चारों तरफ से, यहाँ वहाँ से यहाँ वहाँ से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है आपकी घाघरा, गंडक, कोसी। नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं वो आपकी यमुना, चंबल, सोन, बेटवा, ये सारी हैं। चंबल, सोन, बेटवा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये साउथ बैंक रिवर्स हैं जो गंगा को ज्वाइन करती है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो कि पूरे नदर्न प्लेन को बहुत ज़्यादा, नदर्न प्लेन को स्पेशली बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द प्लेन्स आर रिच, प्लेन्स आर फर्टाइल एंड रिच सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन। तो भाई जब सॉइल फर्टाइल है तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं, नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए नदर्न प्लेन को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के बहुत सारे फूड ग्रेन्स ग्रो होते हैं, क्योंकि नदर्न प्लेन बहुत ही फर्टाइल एरिया है। दूसरा सेकेंड है 5 पॉइंट्स है इसमें, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बेस्ड है ये 5 मार्क्स पे। प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड, और इसी वजह से प्लेन्स जो है डेंसली पॉपुलेटेड है। रिलीजियस प्लेसेस बहुत है यहाँ पर, वाराणसी, ऋषिकेश, हरिद्वार। दीज इज थर्ड पॉइंट आता है, दीज इज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ पेरेनियल रिवर्स भी बहुत हैं। ये पेरेनियल रिवर्स वही हैं आपकी गंगा, यमुना, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन, गंगा, यमुना, सरस्वती, सॉरी गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल रिवर्स यानी कि जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, थ्रू आउट द ईयर इनमें वाटर अवेलेबल हमेशा रहता है, और वाटर अवेलेबल होने की वजह से ये ऑल ओवर द नॉर्थ प्लेन में वाटर भी प्रोवाइडेड फॉर इरीगेशन भी, और ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर प्रोवाइड ईजिली होता है पूरे नदर्न प्लेन में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इरीगेशन के लिए वाटर प्रोवाइडेड होता है यहाँ पर, ठीक है ना।
समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है दे हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज अ रेलवे एंड रोडवेज। तो नदर्न प्लेन क्योंकि प्लेन एरिया है तो यहाँ पे रोडवेज रेलवेज बहुत ही ईजिली बनाया जा सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ईजिली हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रेलवे नेटवर्क बिछा पड़ा है, जिसे हम कह सकते हैं रेलवे नेटवर्क, एंड ऑल्सो जो रोड नेटवर्क है वो भी एक तरीके से बिछा हुआ है बहुत ही अच्छे वेल मेंटेन्ड वे में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है आपका दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। जो अर्ली सिविलाइजेशन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लो, आर्यंस जो थे वो आए थे, वो सारे के सारे आपके नॉर्दर्न प्लेन में ही आके बसे थे। ठीक है, और कौन सा है एक बड़ा फेमस है गुजरात में एक सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तो था ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद एक और कुछ जगह है, लोथल में जो सिविलाइजेशन था, तो गुजरात वाला जो पार्ट था। ठीक है, तो जो लोथल जो प्लेस है वहाँ पर भी पूरा अच्छा एरिया है वो। ठीक है, तो वहाँ पर भी सिविलाइजेशन का सेटलमेंट था नॉर्दर्न प्लेन के साथ साथ। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। डैश फ्लैंक डेक्कन प्लेट्यू ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। तो कौन सा है जो डेक्कन प्लेट्यू को एक ब्रॉड बेस देता है? ठीक है, सो दैट इज सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स करता है, मतलब इस डेक्कन प्लेट्यू के पास जो है ये लाइज करता है, फ्लैंक करता है डेक्कन प्लेट्यू ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, तो जो कि डेक्कन प्लेट्यू को एक ब्रॉड बेस भी देता है इसके साथ साथ। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेम 3 सेक्शन इनटू व्हिच नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन डिवाइडेड, राइट 1 फीचर। 3 सेक्शन लिखने हैं जिसमें नॉर्दर्न प्लेन डिवाइडेड है, कौन से वो 3 सेक्शन हैं, और साथ ही साथ नॉर्दर्न प्लेन राइट 1 फीचर, एक जो सेक्शन है उसका फीचर लिखना है आपको। तो आंसर इसका क्या होगा? नॉर्दर्न प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, पंजाब प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन एंड गंगा प्लेन्स। ठीक है, पंजाब का प्लेन है पूरा एरिया, इट कवर्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो वेस्ट पार्ट नॉर्दर्न प्लेन का वेस्टर्न पार्ट जो है कवर करता है आपका पंजाब प्लेन्स। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है इट नॉर्मली लाइज इन द स्टेट ऑफ असम। असम वाले पार्ट को नॉर्दर्न जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो असम वाले पार्ट को कवर करता है। गंगा प्लेन है इट एक्सीड्स बिटवीन द गंगा एंड द तीस्ता रिवर। तो गंगा प्लेन्स जो हैं वो आते हैं जहाँ पर गंगा रिवर जो है वो उस एरिया को ड्रेन करती है, और वो एरिया कहाँ से कहाँ तक एक्सीड करता है? गंगा रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक पूरा एरिया एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, और तीनों को ही हमने एक वो कर दिया, फीचर्स बता दिए। व्हाट इज द पोजीशन इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एरिया? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? इंडिया की पोजीशन क्या है in respect of area? The seventh largest country in the world. Next, what is the position of India in the world? Repeated question है, distinguish between climate and weather. weather और climate के बीच में difference आपको बताना है, weather क्या है और climate क्या है। weather और climate के बीच differences है। refers climate क्या है? what is climate? तो climate refers to the sum of the total weather condition, sum of मतलब weather condition जो अलग अलग weather condition है उसका sum है and variation। जैसे आपने समटाइम आपने देखा होगा ना, वेदर क्या है, 2 मिनट में वेदर जैसे बादल हो गए, फिर 2 मिनट में क्या होगा, धूप निकल आई, ये वेदर है, चेंजेस ऑफ वेदर। ठीक है, क्लाइमेट हो गया जो लॉन्ग टर्म तक रहता है। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि विंटर्स हैं लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, समर्स हैं लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, मॉनसून सीजन है वो भी लॉन्ग टर्म तक रहता है, 1-2 मंथ्स तक। ठीक है, तो दिस इज क्लाइमेट। वेदर जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, कुछ टाइम के लिए। तो क्लाइमेट क्या है? जो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। या आप ये कह सकते हो जैसे अभी मैंने बताया, सम ऑफ द वेदर कंडीशन, छोटे जो मतलब जो वेदर कंडीशन थोड़ी चेंज हो रही है और जो वेरिएशंस हो रहे हैं उसका सम है क्लाइमेट ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही मैंने आपको बताया अभी कि क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड तक रहता है, जैसे विंटर समर्स एंड रेनी सीजन। वेदर यहाँ पे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया पे स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर की स्टेट क्या है पर्टिकुलर एरिया में, वेदर कभी कैसा वेदर हो रहा है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो गई जिस मानसून में रहता है, या समर्स के टाइम पे कभी कभी बारिश हो जाएगी। ठीक है, कभी धूप निकल आएगी, इस तरीके से। तो छोटे टाइम पीरियड में चेंज हो रहा है। क्लाइमेट इज रिकॉर्डेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ क्लाइमेट, लॉन्ग पीरियड तक रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड लॉन्ग लंबे टाइम तक जो रिकॉर्ड होता है कि इस टाइम इस मंथ से इस मंथ के बीच में कई सालों का रिकॉर्ड निकाला जाता है कि इन 3-4 मंथ में क्लाइमेट कैसा रहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना, मई से समर्स शुरू हो जाते हैं, मई जून जुलाई तक जो है समर्स रहते हैं, क्योंकि ये इसको जब कैलकुलेट किया जाता है कि इन 3 महीने में कैसा क्लाइमेट रहता है, तो कैलकुलेशन में ये निकल के आता है कि ये क्लाइमेट है, ये लॉन्ग पीरियड तक रहता है, 3 महीने 4 महीने तक लॉन्ग पीरियड तक रहता है, ये अप्रैल से रहता है। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड तक ये रहेगा।
तो 30 ईयर्स का रिकॉर्ड बेसिकली देखा जाता है इसमें, ठीक है। वेदर डाटा रिकॉर्डेड टू एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू आवर और अ फ्यू डेज, वेदर जो है वो कुछ घंटों तक रहता है या कुछ दिनों तक रहेगा, कुछ फॉर सम आवर्स और फॉर अ फ्यू डेज, उसके बाद वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा आपका। क्लाइमेट इज रेफर टू अ लार्ज एरिया, क्लाइमेट लार्ज एरिया पे रहता है, वेदर जो है वो आपके पर्टिकुलर शॉर्ट एरिया में रहता है। फिर आप थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और वेदर हो रहा होगा, थोड़ी सी आप 2-3 घंटे ट्रेन में आप जब जाएंगे 2 घंटे के बाद और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और वेदर हो रहा होगा, फिर थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ कुछ और वेदर हो रहा होगा, ठीक है। इट इज़ अ कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट, क्लाइमेट क्या है, कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं क्लाइमेट में उसका कलेक्टिव इफेक्ट है ये। वेदर इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन एलिमेंट, ठीक है, वेदर में एक ही एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट क्या है, दैट इज ह्यूमिडिटी, प्रेशर कंडीशन, टेम्परेचर एंड सो ऑन, एक ही एलिमेंट रहेगा, ठीक है, बाय एनी वन एलिमेंट, इनमें से एक वन एलिमेंट रहेगा, या ह्यूमिडिटी या प्रेशर कंडीशन चेंज होंगी या टेम्परेचर चेंज होगा एंड सो ऑन, और भी जो एलिमेंट्स होते हैं वेदर के उसके बारे में बोला हुआ है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट और वेदर में आपका डिफरेंस हो गया। Come to the next question. Which prevents the southwest monsoon winds from escaping from India? Which prevents the southwest monsoon? Southwest monsoon को कौन prevent करता है? Southwest monsoon winds को कौन prevent करता है from escaping from India? इंडिया से escape करने के लिए, तो मतलब कि वो इंडिया तक साउथ वेस्ट मानसून जो पहुंचती है, ठीक है, एस्केपिंग फ्रॉम इंडिया से कौन इसको बचाता है, प्रिवेंट करता, बचाता है, तो वो है हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज, जो कि साउथ वेस्ट मानसून जब आते हैं, चल रहे हैं आपके साउथ से, ठीक है, ये आपके साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। अब जब साउथ वेस्ट मानसून जो है आपके यहाँ से चल रहे हैं, फिर वो एंटर करेंगे इधर, ठीक है, ईस्टर्न घाट, आगे 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 बढ़ते जाएंगे, जब यहाँ पहुँचेंगे तो हिमालयन रेंज जो है, हिमालयन माउंटेन रेंज जो है उन साउथ वेस्ट मानसून को रोकता है, एज अ बैरियर का काम करता है, और वहीं से ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मानसून आ गया, मानसून सीजन आ गया, तो वो नदर्न प्लेन पे यहाँ पे पूरे मानसून की रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। मानसून रेनफॉल होने के बाद उसके बाद वही जो साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो मानसून सीजन या सितंबर के बाद, ठीक है, सितंबर के बाद वहाँ से अगेन रिटर्न होती है ये विंड्स, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और रिटर्न होते होते हिमालयन माउंटेन रेंज तक जा रही है, नॉर्दर्न प्लेन से थोड़ा आगे तक जा रही हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के आगे तक जाने के हिमालयन माउंटेन रेंज बैरियर बन जाता है, फिर वहाँ से जब वापस आती है तो नॉर्दर्न प्लेन्स तक आते आते ये अपने साथ ये कूल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ये कूल विंड्स हो जाती हैं, और नॉर्दर्न प्लेन्स पे जब आती हैं तो ये अपने साथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की ठंड लेकर आती हैं, एंड दे आर ऑल्सो, इसमें ह्यूमिडिटी भी इसमें होती है, एंड दे आर टू बी कॉल्ड एज रिट्रीटिंग मानसून विंड। तो क्योंकि ये रिटर्न होती है, वहाँ से रिट्रीट हो रही होती है, वापस हो रही होती है, तो इनको इसलिए रिट्रीटिंग मानसून विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौन बचाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को, दैट इज, यहाँ बहुत खिचपिच हो गया, तो वो है आपका हिमालयन माउंटेन रेंज। Come to the next question. Distinguish between advancing monsoon and retreating monsoon. तो advancing monsoon और retreating monsoon के बीच में डिफरेंस आपको इसमें बताना है, क्या है retreating monsoon winds क्या है, advancing monsoon winds क्या है, ओके, winds नहीं, monsoons के बारे में बताना है, ठीक है। सो बेसिस क्या है, विंड मूवमेंट एंड विंड डायरेक्शन फ्रॉम सी टू लैंड। एडवांसिंग मानसून है, सी टू लैंड की तरफ चलता है, रिट्रीटिंग मानसून लैंड टू सी, मैंने बताया ना वो रिट्रीट होके आ रहा है, तो हिमालय से टकराते हैं, वहाँ से कूल होते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, थोड़ा बहुत रेनफॉल भी होती है उसमें, ह्यूमिडिटी की वजह से रेनफॉल तभी होगी जब विंड में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ से कूल हो जाती हैं वो विंड्स, और कूल होते होते जब हिमालय से रिटर्न होती है, रिट्रीट होती हैं, तो जब वो नॉर्दर्न प्लेन तक आती हैं तो नवंबर और दिसंबर स्टार्ट हो जाता है, तो वो नॉर्दर्न प्लेन के लिए वो ठंडी हवाएं जो आती हैं वो नॉर्दर्न प्लेन्स को पूरा ठंडा करती हैं, पूरी कूल, क्योंकि कूल विंड्स आ रही हैं तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न प्लेन को कूल करेंगी, ठंडा करेंगी, यहाँ से विंटर्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में स्टार्ट हो जाते हैं, रिट्रीटिंग विंड्स की वजह से हमारे नॉर्दर्न प्लेन में विंटर्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए लैंड टू सी की तरफ चलती है, लैंड से आएगी और फिर उधर से होती हुई फिर ये बे ऑफ बंगाल की तरफ को चलती है, लैंड टू सी, ठीक है। दूसरा विंड टाइप है, विंड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द नॉर्थ टू ईस्ट, ये चलती हैं एडवांसिंग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है, और जो रिट्रीटिंग मानसून है वो साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगी, ठीक है, यानी साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगी, रिट्रीटिंग ऐसे करके ऐसे घूम जाती हैं, ठीक है, साउथ से वेस्ट की तरफ चलेंगी। विंड की टाइप क्या है, ये मॉइस्ट होती हैं विंड्स, एडवांसिंग मॉइस्ट होती हैं,
और रिट्रीटिंग मानसून विंड्स जो है ड्राई होती हैं, थोड़ा बहुत ड्राई होती हैं, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं होती, थोड़ी बहुत रेनफॉल उसमें रहती है। और वो जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो ज़्यादातर स्नोफॉल और इन सब में इन सब की फॉर्म में जो है वो नीचे आती हैं, ठीक है। मंथ ऑफ अकरेंस, एडवांसिंग मानसून का जो है सितंबर टू जून टू सितंबर दे रखा है, लेकिन कुछ सालों से, कई सालों से जून में कभी बारिश नहीं होती है। एडवांसिंग जो है मॉइस्ट होती है विंड्स, लेकिन जून में बारिश नहीं होती है। बारिश कहीं जाती होती है कहीं अगस्त में जाकर, जुलाई के लास्ट में ड्राई जाता है। अगर आप खुद अपने आप से एक्सपीरियंस करेंगे, ये तो यहाँ पर वो लिखा गया है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही उठा के यहाँ पे चेप दिया है हमने, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, तो खुद से, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा था तो हमें वही यहाँ पर लिखना था, वही उठा के हमें चेपना था। बट अगर आप खुद से अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप देखेंगे कि जून में आपका खाली जाता है, नो रेनफॉल, वो तो खैर नो रेनफॉल होती है। जून जुलाई पूरा खाली जाता है, देयर इज नो रेनफॉल इन जून एंड जुलाई। जुलाई में थोड़े बहुत मॉनसून शावर्स आते हैं, जो कि मॉनसून से पहले मॉनसून शावर्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द मॉनसून शावर्स, लेकिन मॉनसून प्रॉपर नहीं आता, ओनली द मॉनसून शावर्स आते हैं, थोड़ा बहुत बारिश होगी। लेकिन जून जुलाई पूरा ड्राई सीजन जाता है, टोटली ड्राई सीजन जाता है। और करीब 10 साल से तो वैसे ही ड्राई सीजन, 7-8 सालों से तो ड्राई जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने उठा के ऐसे ही यहाँ पर उठा के चेप मारा है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का इशू है इस वजह से, बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप करेंगे नेचुरल तो ये नहीं है। ड्राई विंड्स जो अक्टूबर टू नवंबर है, ठीक है। जो रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स हैं, ये रिट्रीटिंग विंड्स हैं, वो अक्टूबर टू नवंबर है, ये ठीक है। एरिया रिसीविंग रेनफॉल, अब यहाँ पे कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर मॉनसून विंड्स, एडवांसिंग मॉनसून विंड्स जो है वो रेनफॉल करती हैं। ऑलमोस्ट एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल। जो जून की जो बारिश होती है, यानी कि 1 जून फर्स्ट रेनफॉल आती है, हिट केरला। मॉनसून का फर्स्ट रेनफॉल हिट्स केरला ऑन 1 जून, मैक्सिमम 1 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून पहले वो हिट केरला को कर रही है। तो वो नदर्न प्लेन्स में तो पहुंचते पहुंचते तो टाइम लगेगा, तो पहुंचते पहुंचते वो टाइम इतना लग जाता है कि अगस्त तक हमारे नदर्न प्लेन्स में जो है जो बारिश होती है वो अगस्त तक। एंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो यहाँ से चल रही हैं आपकी, अगर ये आपका इंडिया का साउथ बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। तो इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो हमारे इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड से होती है, यानी कि साउथ वेस्ट, यानी कि जो यहाँ से आती हैं, यानी कि जो जो अरेबियन सी से आती हैं, ठीक है। यहाँ से अरेबियन सी हो गई, इंडियन ओशन थोड़ा साउथ से भी जाती हैं, थोड़ी बहुत विंड जो है, ठीक है। यहाँ से भी आती हैं आपकी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। ये मानसून विंड्स आती हैं आपकी यहाँ से, और यही जो है वो रेनफॉल करती हैं ऑल ओवर द कंट्री। एंड जो रिट्रीटिंग मानसून विंड्स हैं, ये रिट्रीटिंग विंड्स हैं वो आपकी जिस मोस्टली द ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट से आती हैं, यहाँ से आती हैं, ठीक है। लाइक पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड द होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। तो ये रिट्रीटिंग मानसून है, लेकिन ये लैंड टू सी चलती हैं, ये यहाँ से नहीं आएंगी, ये यहाँ से आती हैं। ये लैंड से जो रिटर्न होने वाली जो विंड्स होती हैं जो यहाँ से आती हैं, ये लैंड टू सी चलती हैं। तो लैंड टू सी चलती हैं तो ये अपने साथ यहाँ तक आते आते जब ये हिमालय से आती है वहाँ तो स्नोफॉल और जो भी है वो हो जाता है। रिट्रीटिंग मानसून के बारे में इतना ज़्यादा, विंड्स के बारे में इतना ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ आंध्र प्रदेश तक आते आते और यहाँ पर तमिलनाडु और जितने भी यहाँ पर स्टेट्स हैं यहाँ पर रेनफॉल अकर करती हैं, क्योंकि यहाँ पर आके जो है वार्म हो जाती हैं ये विंड्स, और वार्म होने के साथ साथ जब वार्म हो जाती हैं तो यहाँ इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और वो ह्यूमिडिटी फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इस पार्ट में जो है तेलंगाना वगैरह में यहाँ पर रेनफॉल करती हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेनफॉल के बारे में, ठीक है। होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच रिसीव्स द रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून में यहाँ पर रेनफॉल होती है, ओके। तो दूसरा है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि एडवांसिंग जो मानसून है यहाँ पर खरीफ क्रॉप ग्रो करी जाती है, इसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। और रिट्रीटिंग मानसून यानी कि विंटर्स के टाइम पे जो क्रॉप होती है वो राबी क्रॉप ग्रो करी जाती है। और समर्स, रिट्रीटिंग मानसून वो जो समर्स वाली जून, ठीक है। तो जून मई जून में तो क्रॉप ग्रो करी जाती है, बारिश होती है करिए आपकी अगस्त में जाकर, नदर्न प्लेन्स में, साउथ में तो हो जाती है, ठीक है। तो खरीफ बेसिकली समर क्रॉप है, राबी जो है वो आपकी विंटर क्रॉप है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मेंशन 2 एलिगेशंस अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। 2 ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन के टाइम पे जो होते हैं, अनफेयर चीज़ें होती हैं, मतलब वोट लेने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए जो अनफेयर मीन्स होते हैं, ठीक है। अनफेयर आप समझ सकते हो जो कि फेयर नहीं है, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस होते हैं, गलत तरीके से वोटिंग हासिल करना, गलत तरीके से इलेक्शन जीतना। तो ऐसे कौन से 2 तरीके हैं जो अभी तक सामने आए हैं, जो न्यूज़पेपर में भी प्रिंट आउट हुए हैं और न्यूज़ में भी ऐसे 2 जो है अनफेयर मीन्सेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस बताए गए हैं न्यूज़ में भी और न्यूज़पेपर में भी। सो 2 इसमें जो हमने आंसर में डाले हैं, मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी बाई रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी होती है वो कई बार गवर्नमेंट फैसिलिटीज़
का मिसयूज़ करती है, एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। और जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं या जो रिच कैंडिडेट होता है, जो कैंडिडेट बिजनेस क्लास से बिलोंग करता है या किसी पॉलिटिशियन क्लास से बिलोंग करता है या कोई बहुत अच्छा कोई मतलब बॉलीवुड एक्टर है, कुछ है, कोई वो जो इलेक्शन में खड़ा होगा तो वो ऑब्वियसली वो रिच ही होगा। तो वो कई बार जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं वो पैसे के बल पे ज़्यादा से ज़्यादा मनी फेंक कर ऑडियंस में, पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फेंक कर जो है वो वोटिंग हासिल कर लेते हैं, वोट लेने की कोशिश करते हैं या वोटिंग या इलेक्शन में जीतने की कोशिश भी करते हैं पैसा फेंक के। ठीक है, तो ये दो ऐसे अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रोमोटेड इन इंडिया? फ्री और फेयर इलेक्शन को आप कैसे प्रमोट करोगे इंडिया में, किस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो? तो प्रूव दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ऑलवेज प्रमोटेड इन इंडिया। वोटर्स इन इंडिया आर ऑफर्ड चॉइस। जो वोटर्स होते हैं, हम जो वोटिंग कर रहे हैं 18 ईयर्स एंड अबव के जो बच्चे हैं वो जो वोटिंग कर रहे हैं, तो उनके पास हमारे पास चॉइस होती है किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। दूसरा, वन वोट हैज़ वन वैल्यू, पॉलिटिकल इक्वालिटी, हर एक पर्सन के वोट की अलग वैल्यू है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा वोट नहीं जाएगा, ये नहीं कि मेरी जगह दूसरा बंदा अपना भी वोट कर दे और वो मेरा भी वोट डाल के आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एक बंदा एक ही वोट करेगा, एक बंदे के पास एक ही वोटिंग की ताकत होगी। ठीक है, और वो कोई भी एक बंदा दो नाम से वोट नहीं डाल सकता है। इससे पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक है, द चॉइस इज ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, और ये चॉइस जो है हर रेगुलर इंटरवल पे मिलती है। यानी कि वोटर्स इन इंडिया आर ऑफर्ड चॉइस, चॉइस है ना हमारे पास। तो रेगुलर इंटरवल कैसे कि हमने इस बार वोटिंग करी, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई तो वो हमारी चॉइस की नहीं थी, हमें पसंद नहीं आई, हमारे लिए अच्छा काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, हमें नहीं आए, तो नेक्स्ट टाइम हमारी चॉइस क्या है, हमने किसी और को वोट किया और किसी और को गवर्नमेंट की सीट पे हमने बैठाया, हमने वोटिंग किसी और को करी, तो ये हमारे पास चॉइस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये जता सकते हैं, बता सकते हैं कि हाउ इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रमोटेड। फ्री और फेयर इलेक्शन को कैसे प्रमोट करता है इंडिया, या इंडिया में कैसे प्रमोट होता है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी आंसर है, क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर्स अडॉप्टेड बाय हिटलर एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। 5 ऐसे मेजर्स बताते हैं जिसके बेस पे हिटलर ने जर्मनी में जो है आपकी डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश करने में कामयाबी हासिल करी। तो ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर बिकेम अ चांसलर ऑफ जर्मनी। हिटलर जो था चांसलर बन चुका था जर्मनी का 30 जनवरी 1933 में। ही अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेजर टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, और कुछ उसने मेजर्स जो है अडॉप्ट किए जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। अब वो क्या 5 मेजर्स थे? 28 फरवरी 1933 द फायर डिक्री वॉज पास्ड, फायर डिक्री उसने पास करी। ठीक है ना, फायर डिक्री क्या थी? अंडर हिज रूल, अपने रूल के अंडर, दिस डिक्री इंडेफिनिटली सस्पेंडेड द सिविक राइट लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इस डिक्री के अंदर लोगों की जो बोलने की ताकत थी कि लोग कुछ भी बोल सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसने छीन ली, साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली, एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी पार्लियामेंट में किसी भी तरीके की असेंबली नहीं बनेगी, कोई पार्लियामेंट नहीं बनेगी, ये असेंबली बनाने की भी उसने फ्रीडम जो थी वो इन सभी लोगों से, पार्लियामेंट से, गवर्नमेंट से, इन सब लोगों से इसने छीन ली। ठीक है, पार्लियामेंट, असेंबली, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये इसने छीन ली। दूसरा था, नेक्स्ट था, कम्युनिस्ट वर सेंट टू द न्यूली इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। जो कम्युनिस्ट थे, इसके साथ जो थे कम्युनिस्ट, उन्होंने एक नया कंसंट्रेशन कैंप बनाया जिसके थ्रू इसने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करी जर्मनी में। फिर तीसरा इसने क्या किया? अरेस्ट एंड किलिंग ऑफ सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथलिक ऑल्सो हैपेंड। और इसने साथ ही साथ क्या किया? जो लोग सोशलिज्म चाहते थे, सोशलिज्म इस्टेब्लिश करना चाहते थे जर्मनी में, उनको इसने अरेस्ट किया, किल किया, मारना शुरू किया। डेमोक्रेट्स को मारना शुरू किया जो कि डेमोक्रेसी चाहते थे, जर्मनी में डेमोक्रेसी हो, उनको मारना शुरू किया। कैथलिक्स पीपल्स को भी इसने मारना शुरू किया। नेक्स्ट इज द फेमस अनेबलिंग एक्ट। एक फेमस बहुत अनेबलिंग एक्ट, एक एक्ट इसने पास किया। उस एक्ट के अंतर्गत was passed on 3rd March 1933, 3rd मार्च में इसने पास किया, एंड एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जर्मनी में इसने अनाउंस किया कि आज से डिक्टेटरशिप जर्मनी में रहेगी, मेरी हुकूमत चलेगी, मेरा राज्य रहेगा जर्मनी में। एंड दिस आर्मी एंड जुडिशरी एक्ट गेव कंप्लीट पावर टू हिटलर। और यहाँ पे आर्मी ने और साथ ही साथ जुडिशरी ने भी पूरी कंप्लीट पावर हिटलर को दे दी। हिटलर ओवर द इकोनॉमी अब हिटलर हैंडल करेंगे। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियन वर बैंड। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी और जितने भी जो यूनियन थे, ट्रेड यूनियन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, सब पे इसने कब्जा कर लिया। वो सारे ट्रेड यूनियन बैन कर दिए, सारी ट्रेड यूनियन खत्म कर दी इसने। ठीक है, ये कुछ मेजर्स थे इसमें।
कंप्लीट पावर टू हिटलर ओवर द इकोनॉमी के ऊपर सारी कंप्लीट पावर दे दी। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया। सारे ट्रेड यूनियंस जो कि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, जितने भी ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड की जो यूनियंस बनती है वो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में बेसिकली बनती है, ठीक है, उन सबको इसने बैन कर दिया। पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह सारी बैन कर दी। तो ये कुछ मेजर्स थे हिटलर के, जिसके थ्रू हिटलर ने जर्मनी में डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश किया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना, ये कुछ आपको स्टेट जो है वो मैप में मार्क करने हैं, जो कि बहुत इजी हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका गोवा है और ये आपका तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ही ना, हाँ तेलंगाना, ओके। तो ये मैप आपका मार्क हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ होलोकॉस्ट। अगेन ये नाजिज्म और जर्मनी वाले में से चैप्टर में से है क्वेश्चन। होलोकॉस्ट का मीनिंग बताना है एंड व्हाट वाज इट प्रैक्टिस्ड इन जर्मनी। व्हाट वाज इट प्रैक्टिस जर्मनी, होलोकॉस्ट ने क्या प्रैक्टिस किया था जर्मनी में। तो होलोकॉस्ट बेसिकली इसको जेनोसाइड्स भी कहते हैं। जेनोसाइड मतलब कि किलिंग, मास किलिंग ऑफ द सम ग्रुप ऑफ अ पीपल, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को मास किलिंग कर देना, मतलब इकट्ठे सारे लोगों को जो है मार देना, उसी को कहते हैं होलोकॉस्ट, जिसे जेनोसाइड भी कहते हैं। द ऑट्रोसिटी एंड द सफरिंग दैट द जूइश हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग, तो जो सफरिंग ज्यूज ने फेस करी नाजिज्म की टाइम पीरियड में, यानी हिटलर के टाइम पीरियड में ज्यूज के साथ जो जिस तरीके का बिहेव किया हिटलर ने, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, ऑट्रोसिटी और सफरिंग दैट द ज्यूज हैड एंड्योर्ड ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशन इज नोन एज होलोकॉस्ट। तो क्या इन्होंने फेस किया था, नाजी किलिंग ऑपरेशन इज नोन एज होलोकॉस्ट, उसी को होलोकॉस्ट कहते हैं। तो क्या था नाजी किलिंग ऑपरेशन, नाजी किलिंग ऑपरेशन था होलोकॉस्ट, यानी कि मास किलिंग ऑफ द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिवली, एक साथ बहुत सारे लोगों को जो है मार देना, गैस चैम्बर में ये डाल देता था, और इसी को जेनोसाइड भी कहा जाता था, ठीक है। तो एक साथ इकट्ठे जूइश को, लैक्स ऑफ जूइश को इसने मार दिया था, ठीक है, एक साथ मास किलिंग इसने करी थी, दैट इज होलोकॉस्ट। और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्लॉटर ऑन अ मास स्केल, जैसे कि स्लॉटर हाउस में, स्लॉटर हाउस आपको पता ही होगा ना, बूचर खाना जिसे कहते हैं, स्लॉटर हाउस, जहाँ पे भेड़ बकरियों को काटा जाता है, इस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह इसने इंसानों को मारा था हिटलर ने, ठीक है। इट वॉज प्रैक्टिस इन द फॉलोइंग वे। अब किस तरीके से ये प्रैक्टिस किया जाता था, तो वो वेज बताए हुए हैं हमने यहाँ पर। इट वॉज प्रैक्टिस इन अ फॉलोइंग वे, ये प्रैक्टिस किया जाता था इन फॉलोइंग वेज के थ्रू। अनडिजायरेबल वर फिजिकली एलिमिनेटेड बाई किलिंग इन द गैस चैम्बर बाई यूज ऑफ पॉइजनस गैस, जो लोग फिजिकली वीक थे उनको गैस चैम्बर में डाल देता था ये, और वहाँ पर गैस चैम्बर में डालने के बाद वहाँ पे एक पॉइजनस गैस, हीलियम बेसिकली होती है जो पॉइजनस गैस है, ठीक है। तो जो भी गैस होती होगी वो पॉइजन वाली जो गैस, जहरीली गैस जो है उस गैस चैम्बर में छोड़ दी जाती थी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते, जो फिजिकली वीक होते थे, उनको, जो अनडिजायरेबल है, जिनका कोई जो किसी यूज़ में, जो ह्यूमन बींग जो किसी यूज़ में नहीं आ रहे हैं, स्पेशली जूइश पीपल, ठीक है। पीपल फ्रॉम पोलैंड से जो लोग आए थे, एंड रशिया वर फोर्स टू वर्क एज स्लेव लेबरर्स। पोलैंड से जो जर्मनी पीपल आए थे, रशिया से जो जर्मनी आके रह रहे थे, उनको स्लेव लेबर के लिए फोर्सफुली काम करवाया जाता था, एंड वर इम्प्रीजन्ड इन कंसंट्रेशन कैंप, और इनको इम्प्रीजन किया कंसंट्रेशन कैंप में, एज अ जेल बना के इनको वहाँ पे रखा जाता था, छोड़ दिया जाता था, वहीं रहते थे कंसंट्रेशन कैंप में, ठीक है। ज्यूज वर सेग्रीगेटेड एंड पॉपराइज्ड, फोर्सिंग मैनी ऑफ देम टू लीव कंट्री। तो ठीक है, तो ज्यूज को सेग्रीगेट किया इसने, बहुत सारे ज्यूज को मारा, और बहुत सारे डर के वजह से जो है ज्यूज जो थे उन्होंने कंट्री छोड़ दी, जर्मनी छोड़ के भाग के चले गए। कई ऐसे जो थे वो यहाँ वहाँ छुप गए। तो जब जर्मनी के ऊपर हिटलर का जब पूरा राज्यपाट जब खत्म हो गया था, जर्मनी जब हिटलर मारा जा चुका था, तब वो वहाँ से जहाँ पे छुपे थे जर्मनी में ही कुछ लोग छुप गए थे, कुछ जर्मनी छोड़ के चले गए थे ज्यूश पीपल। तो बाद में जब ये खत्म हो गया, हिटलर जब मारा गया, उसके बाद वो धीरे धीरे, कई सालों के बाद वो धीरे धीरे जो थे वो निकल के आए, जर्मनी में रहना शुरू किया, और कुछ बाद में भी छोड़ के चले गए थे। Jews were victimized through the media by circulating pictures, films, slogans and leaflets. ज्यूस को विक्टिम दिखाना, मीडिया ने ज्यूस को विक्टिम जो दिखाया वो कैसे दिखाया, बाद में सर्कुलेटिंग करी पिक्चर्स, फिल्म, स्लोगन्स कि ज्यूस सबसे ज़्यादा विक्टिम रहे, हिटलर के होलोकॉस्ट का कारण रहे। ज्यूस, हिटलर ने जो जेनोसाइड किया वो ज़्यादातर ज्यूस के साथ किया। बाद में वो किस तरीके से दुनिया के सामने आया, वर्ल्ड के सामने, वो बाद में किस तरीके से आया, फिल्म्स के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू, लेफलेट्स के थ्रू, एंड दे वर स्टीरियोटाइप, मॉक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब एज इवल। तो मीडिया ने ये बताया कि इनको स्टीरियोटाइप माना जाता था, इनको मॉक्ड किया जाता था, इनका मजाक उड़ाया जाता था, इनको परेशान किया जाता था, इनको अब्यूज, गालियाँ दी जाती थी बाय द जो जर्मन पीपल्स है, ठीक है। डिस्क्राइब एज इविल, इनको इविल की तरीके से देखा जाता था, शैतान के तौर से देखा जाता था, क्योंकि हिटलर जो है वो ये चाहता था कि जर्मन में वही लोग रहें जो कि जर्मन
जनरेशन के हैं, जो जर्मनी है, प्रॉपर जर्मन है, जिनके ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, उनके जर्मन लोगों के ना ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, उनके स्किन का कलर जिस तरीके से जर्मन लोगों का होता है, वो एक कुछ क्राइटेरिया दिया था। इनफैक्ट यहाँ पे ये तक था कि जर्मन ने क्या किया था, हिटलर ने सारे लोगों का पूरा फिजिकल फीचर एनालिसिस करवाया था कि जो जर्मन बॉन्ड नहीं है, जो जर्मनी में पैदा हुआ नहीं है, कहीं बाहर से आया है, उन लोगों को अलग किया जाए, जर्मन बॉन्ड पीपल से उन लोगों को, चाहे वो ज्यूश हो, पोलैंड हो, रशियन हो, उनको अलग किया जाए, जर्मन बॉन्ड पीपल से उनको अलग किया जाए। ठीक है, तो जर्मन पीपल्स के बेसिकली ब्लॉन्ड हेयर होते थे, उनका हेयर स्टाइल अलग होता था, उनका स्किन का कलर अलग होता था। जर्मन वाला जो उनका जो प्रॉपर वो सोचता था कि जर्मनी में सिर्फ प्रॉपर जर्मन पीपल्स ही जर्मनी में जो है वो रहें। ठीक है, सो ये था आपका होलोकॉस्ट का मीन्स, और किस तरीके से होलोकॉस्ट को प्रैक्टिस किया गया वो यहाँ पर हमने आपको बता दिया, किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते थे, क्या क्या करते थे जूश पीपल्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो अनफेयर प्रैक्टिसेस में नहीं आती। अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग पब्लिक रैलीज। ठीक है, तो आंसर है इसका मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी, ये अनफेयर प्रैक्टिस में आती है। इंटीमेशन ऑफ वोटर्स अनफेयर में आती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी अनफेयर प्रैक्टिस में आती है। इलेक्शन के टाइम पे जो अनफेयर प्रैक्टिस की जाती हैं, होल्डिंग पब्लिक रैलीज, आप पब्लिक रैलीज अगर आप करते हैं, पब्लिक रैलीज करके आप लोगों को बताते हैं, पब्लिक को आप बताते हैं कि हमें मतलब वोट दीजिए, हम आपके लिए ये वर्क करेंगे एंड ऑल दैट, तो ये अनफेयर प्रैक्टिस में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? A set of norms and the guideline to be followed by political and contesting candidate। एक सेट ऑफ नॉर्म्स यानी कि नॉर्म्स यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक गाइडलाइन सेट करी है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, या गवर्नमेंट आप कह लीजिए, एक गाइडलाइन सेट करी गई है बाय द पॉलिटिकल एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, कि ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम पे इनको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। ये गवर्नमेंट के थ्रू कह लीजिए, गवर्नमेंट बेसिकली इलेक्शन जो कमीशन है वो ये गाइडलाइंस जो है सेट करता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ये गाइडलाइन सेट करी गई है नोन एज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट, इसके अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट जो है यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा, कोई भी वर्शिप वाली प्लेस यानी कि चर्च, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरुद्वारा, इस तरीके की चीज़ इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज़ नहीं करेगी। कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स यूज़ नहीं होंगे, यानी कि गवर्नमेंट ने मतलब जैसे कोई ऑलरेडी पॉलिटिशियन है और वो दोबारा एक और नए इलेक्शन हुआ तो दोबारा वो उसमें खड़ा होना चाहता है, तो वो कोई गवर्नमेंट की व्हीकल वगैरह, एयरक्राफ्ट की ये सारी चीज़ें जो है यूज़ नहीं करेगा, अपने पर्सनल उससे जाएगा, जो उसके व्हीकल्स हैं, ठीक है, उससे जाएगा। एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ठीक है, जो या वो चीज़ जो कि इलेक्शन के लिए ऑफिशियल मानी गई है उससे वो जाएगा। दूसरा, ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट आफ्टर द डेट ऑफ इलेक्शन आर अनाउंस्ड, डेट ऑफ इलेक्शन की अनाउंस होने के बाद किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं रखेगा। उससे पहले अगर वो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले अगर वो कोई भी चीज़ बनवाना चाहता है, कहीं फाउंडेशन रखना चाहता है, टेम्पल, मंदिर, मस्जिद जो भी बनवाना चाहता है, कोई बिल्डिंग, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल का निर्माण अगर करना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिटिकल लीडर है या कुछ भी है जो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पहले से पॉलिटिकल लीडर हो या कोई एक्टर हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने से पहले वो जो कुछ करा सकता है, लेकिन इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद वो किसी भी तरीके का ले फाउंडेशन स्टोन और कोई भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेगा, कोई भी प्रोजेक्ट यानी भी कोई भी बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन नहीं रखेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वोटर लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज, वोटर लिस्ट को और क्या कहा जाता है? इलेक्टोरल रोल, इलेक्शन नंबर, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आपको इजीली पता होगा ये आंसर क्या है इसका। ठीक है, तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये इजी क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द जनरल इलेक्शन एंड द बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में डिफरेंस क्या है? तो कम टू द जनरल इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जनरल इलेक्शन सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कराए जाते हैं सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर, ईदर ऑन द सेम डे और विद इन द फ्यू डे, या तो एक डे पे होगा या 2 दिन 3 दिन छोड़ के या वीक्स छोड़ के। पहले वीक में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गया तो दूसरे वीक में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गया, 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के कराए जा सकते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, बाय इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो बाय इलेक्शन होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेल्ड होते हैं टू फिल द वैकेंसी कॉज बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर्स। तो ये तब इलेक्शन होते हैं जब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई नेता, वो जगह खाली हो गई
लाइक फॉर एग्जांपल बरेली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो बरेली का जो सीएम है, सॉरी बरेली सीएम कह रही हूँ, सॉरी बरेली में जो भी यहाँ का जो मिनिस्टर होगा या जो भी होगा वो उसकी डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देता है किसी रीज़न की वजह से, अगर वो रिज़ाइन कर देता है तो इलेक्शन होंगे, अदरवाइज इलेक्शन नहीं होंगे। उस सीट को फिल करने के लिए इलेक्शन होंगे, उसको कहते हैं बाय इलेक्शन। अब जनरल इलेक्शन ये होते हैं एवरी 5 ईयर्स के बाद, ठीक है, हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। लेकिन बाय इलेक्शन क्या होंगे, held in is held before the expiry of the 6 months, 6 month expire होने से पहले, from the death of the seats fall vacant, from the date of the seats fall vacant, जो या वो तो सीट जो खाली होगी डेथ की वजह से या रिजिग्नेशन की वजह से, फ्रॉम द डेट ऑफ सीट फॉल वैकेंट, जो उस दिन वो सीट वैकेंट हुई है उस दिन से 6 मंथ के बीच में इलेक्शन जो है वो कराए जाते हैं, बाय इलेक्शन। नेक्स्ट, जनरल इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन जनरल इलेक्शन इज इलेक्टेड फॉर अ फुल टर्म ऑफ द 5 ईयर्स। ये पूरे 5 साल के लिए जो है इलेक्ट होते हैं जनरल इलेक्शन, पूरे फुल टर्म 5 साल तक ये वर्क करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। नॉट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस, बाकी जो पीरियड है उसके लिए नहीं होते हैं। लेकिन बाय इलेक्शन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड इन बाय इलेक्शन इज इलेक्टेड फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस, ये रिमेनिंग पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, एंड नॉट फॉर द 5 ईयर्स, ये 5 साल के लिए इलेक्ट नहीं होते हैं, ये रिमेनिंग पीरियड्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं कि कभी कोई सीट वैकेंट है या कुछ है तो उस टाइम पीरियड के लिए ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। बाय इलेक्शन उस टाइम पीरियड के लिए कराए जाते हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उस टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, मार्क ऑन K2 ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि K2 लाइज कहाँ करता है, K2 इंडिया में लाइज करता है या K2 कहाँ लाइज करता है। ऑन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया हमने डाला है तो ऑब्वियसली K2 इंडिया में लाइज करता है, बट NCERT में, एंड K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, K2 हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। लेकिन NCERT में अब मुझे नहीं पता अभी अपडेट हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि मैं NCERT ज़्यादा मैं खुद से नहीं पढ़ती हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ जो है नोट्स रेडी कर लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता अभी, आपको कब देख के आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि K2 को नहीं बल्कि NCERT में कंचनजंगा हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया दिया हुआ था, ठीक है, लास्ट 2-3 साल पहले तक। नॉट द K2, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है। बट K2 हमारे टाइम पीरियड में भी हमने भी K2 हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया पढ़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मतलब मैप K2 जो है वो आता है आपका, अगर यहाँ पर मैप बनाऊं इस तरीके से आएगा, ठीक है, थोड़ा हल्का फुल्का ये कर दिया, ये आपका आता है POK वाला पार्ट, ठीक है, और ये आता है आपका आज़ाद कश्मीर, ये है आपका POK, ठीक है, ये आपका लगता है आज़ाद कश्मीर, और सॉरी यहाँ से नहीं, ये आपका लगता है अक्साई चिन, ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है ये आता है सिर्फ इंडिया के पास, ठीक है, जिसको अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है जो घोषित किया गया। इसमें भी अभी कुछ थोड़ा सा ड्रामेटिक चीज़ है, क्योंकि ये अभी पूरा हो नहीं पाया है। इसमें क्योंकि एक चीज़ और है थोड़ा सा पार्ट है हमारे पास जो है, थोड़ा सा पार्ट है ऊपर टॉप में जो है, टॉप वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं उसमें हमारे पास थोड़ा सा पार्ट है, ये POK आपका ऐसा मान लीजिए यहाँ तक है आपका, ये गलत हो रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही है मुझे बनाने में, और ये अक्साई चीन ऐसे लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से है ये। और यहाँ पर एक छोटा सा एक पार्ट है जो कि लाइज टू बी कहलाता है COK, ठीक है, ये इतना छोटा सा है, और बाकी ये जो पोर्शन अकॉर्डिंग टू द मैप, वैसे ऑन लैंड अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा लैंड है जो कि इंडिया के पास अभी है, लेकिन अक्साई चीन और POK के कंपैरिजन में छोटा लैंड है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये जो छोटा सा पार्ट जो मैंने यहाँ पर बनाया है ये है आपका COK, ठीक है। तो व्हाट इज COK, दैट इज चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और POK इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो K2 जो है हमारा यहाँ पर लाइज करता है इस जगह पर, ये जो मैंने आपकी डॉट्स बनाई है, ठीक है, तो ये खराब हो जाता है बार बार, ये सही आया, ये जो आपका डॉट बनाया हुआ है मैंने ये इस जगह पर, यहाँ पे आपका K2 लाइज करता है, ये है आपका K2। तो ऑब्वियसली POK जो है वो इंडिया का ही हिस्सा है, ठीक है, POK कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कोई कब्जा करने से, कैप्चर करने से जो है पाकिस्तान का पार्ट नहीं हो जाएगा POK, और ना ही COK जो है वो चाइना का हिस्सा है, सॉरी ना COK और ना ही अक्साई चीन और COK वो इंडिया का ही पार्ट है। COK उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्ट पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ था और पाकिस्तान ने चाइना को ये छोटा सा पोर्शन जो है एज अ गिफ्ट के तौर में दिया था, जैसे कि इनके बाप का लैंड था वो, ठीक है ना।
तो इसलिए इन्होंने ये गिफ्ट के तौर पे दिया। तो वो COK लगता है, चाइना ने कुछ इसका नाम जो भी रखा होगा वटेवर, लेकिन इसे कहा जाता है COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये आपका है अक्साई चिन, ये वाला पार्ट। तो अक्साई चिन भी जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, इंडिया में आता है तो इंडिया का ही पार्ट है, ये कोई पाकिस्तान का पार्ट नहीं है। और K2 यहाँ पर लाइज करता है POK में, ठीक है। तो NCERT की बुक में क्योंकि इन्होंने POK सेकंड फर्स्ट हाईएस्ट पीक ना देकर इन्होंने कंचनजंगा दे दी, क्योंकि कंचनजंगा उस पार्ट पे पड़ती है जो कि इंडिया के कब्जे में है इस समय। और इस समय क्या 1947 के बाद से, ठीक है, जो इंडिया के कब्जे में है। बल्कि हमने जो हमारा टाइम पीरियड था 90 और 2000 वाला जो हमारा टाइम पीरियड था, हमने आपका K2 ही फर्स्ट हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हमने स्टडी किया है, ठीक है। तो इसलिए कई टीचर्स मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कई टीचर्स ये सारी जो डिटेल मैंने आपको अभी यहाँ बताई, वो टीचर्स ये नहीं बताते हैं कि क्यों K2 को हाईएस्ट पीक NCERT में नहीं दिया हुआ है। अब दिया होगा तो पता नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी है बुक, ठीक है। सो क्यों नहीं दिया हुआ है और कंचनजंगा को क्यों दिया हुआ, क्योंकि K2 POK में लाइज करती है। ये सारी डिटेल नहीं बताते हैं टीचर्स। POK इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। तो कब्जा करने का मतलब ये नहीं है कि K2 हमारा नहीं है या POK हमारा नहीं है या अक्साई चिन जो है वो हमारा नहीं है। ये दोनों तीनों पार्ट ही हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के कब्जे में तो नहीं है, लेकिन है इंडिया का ही पार्ट है, ठीक है, इंडिया के उसमें है। सो K2 आपका ये लाइज करता है, ये हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है मैप थोड़ा वैसा बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर वो अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये K2 आपका लाइज करता है और ये इस तरीके से है, मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका आता है POK और यहाँ से यहाँ तक आता है आपका आज़ाद कश्मीर, ठीक है। ये है POK और इसको पाकिस्तान के लोग बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, ठीक है। और ये है आपका अक्साई चिन का पार्ट, अक्साई चिन। और इसमें से ये इन्होंने इतना सा पार्ट जो है ये COK है, ठीक है। और बाकी ये जो खाली ये जो लाइन आपको जो मैंने दिखाई हुई है यहाँ पर, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा इंडिया के उसमें आता है, ठीक है। नंदा देवी ये है आपकी, इधर है कंचनजंगा, ठीक है, सिक्किम वाले इस हिस्से में। और ये है इधर आपका अनायमुड़ी कुछ। मार्क K2 होना पॉलिटिकल, K2 मार्क करने को कहा है, बाकी भी हमने कर दी है। तो अनायमुड़ी बेसिकली जो है वो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 2960 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। तो ये है रीज़न कि कहीं कहीं पे K2 को जो है नहीं दिया, कहीं कहीं पे क्या सिर्फ NCERT में ही है ये गड़बड़ झोल। खैर चलो, व्हाट इज आर्चिपेलागो, ठीक है। आर्चिपेलागो क्या है, अब ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्चिपेलागो, ओके। आर्चिपेलागो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप जो है उसको जो है हम आर्चिपेलागो कहते हैं, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग डिफरेंट रिलीफ फीचर फॉर इंडिया। इंडिया के जो डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं क्या हैं, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, गिव 4 पॉइंट्स। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके 4 पॉइंट्स आपको बताने हैं, ठीक है। माउंटेन आर द मेन सोर्स ऑफ द वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। माउंटेन की इंपॉर्टेंस क्या है कि वाटर, माउंटेन से ज़्यादातर रिवर्स जो है माउंटेन से निकलती हैं, तो हमें वाटर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। फॉरेस्ट वेल्थ, क्योंकि फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ के ट्रीज़ पाए जाते हैं पूरे माउंटेन्स में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रीज़ गिव्स अस ऑक्सीजन, फॉरेस्ट जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट इज़ अ होम फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल, वाइल्ड लाइफ एनिमल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वाइल्ड लाइफ एनिमल का घर है, ठीक है। नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरी ऑफ द कंट्री, ग्रेनरी क्योंकि नदर प्लेन में ज़्यादातर फूड ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं, वेजिटेबल्स और सारे फूड ग्रेन्स, एंड प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। प्लेट्यू इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, ज़्यादातर मिनरल्स हमें प्लेट्यू रीजन से ही मिलते हैं, विच हैज़ प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है या इंडस्ट्रीज जहाँ भी सेटअप होंगी तो मिनरल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्रीज जो हैं, जो मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ज़्यादातर प्लेट्यू रीजन से ही मिनरल्स हमको प्रोवाइडेड होते हैं। कोस्टल रीजन और आइलैंड ग्रुप्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड फॉर द साइटिंग फॉर फिशिंग के लिए, जो लोग सी शोर पे रहते हैं उनके लिए फिशिंग जो है वो बहुत अच्छा, बहुत बड़ा फूड का बहुत बड़ा सोर्स है। एंड पोर्ट एक्टिविटीज़, और जितना भी ट्रेड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी कहीं भी ट्रेड होता है तो वो ट्रेड हमारे सारे कोस्टल रीजन से ही होता है। विदाउट कोस्टल रीजन ट्रेड कांट बी पॉसिबल। वो चाहे किसी भी कंट्री में हो, यूरोपियन कंट्री में हो, अमेरिका जाना हो, ऑस्ट्रेलिया जाना हो, अफ्रीकन कंट्री में जाना हो, सारा ट्रेड हमारा जो है वो पोर्ट एक्टिविटी से ही होता है, ठीक है। सो ये इसके इंपॉर्टेंस हो गई, 4 पॉइंट्स दिए हैं हमने, तो चारों की हमने इंपॉर्टेंस बता दी, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यूज एंड कोस्टल रीजन। Which text was extracted by the church from peasants? Peasants से चर्च किस तरीके के टैक्स जो था वो लेता था, ठीक है। तो peasant से
चर्च यानी जो चर्च मेंस होते थे, ऑब्वियसली प्रीस्ट जो होते थे, वो किस तरीके का टैक्स लेते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला, ठीक है। तो ज़्यादातर जो चर्चेज जो थे जो टैक्स लेते थे वो लेते थे आपका टेथिक, ठीक है। तो टिथिक जो था ये एक तरीके का टैक्स था जिसका नाम इन्होंने रखा था। ऐसी अलग तरीके से ये एक लिवरे जो है वो एक करेंसी है, ठीक है। सो बेसिकली जो टैक्स था वो था आपका टिथे। और सोशल स्टडी का जो हमारा रिवीजन सीरीज जो चल रहा था कंटिन्यू, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो इसमें जो हमको अभी कंटिन्यू करना है, दैट इज हाउ इंस्टीट्यूशनल डिसीजन लेड टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। सो किस तरीके से जो है इंस्टीट्यूशनल जो डिसीजंस हैं लीड टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कई बार डिले हो जाते हैं, कोई भी डिसीजंस होते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन लीड टू डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स। तो दीज कुछ जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी वजह से इंस्टीट्यूशन लीड टू डिले, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, जो भी किसी भी चीज़ को के लिए अगर डिसीजन बनता है तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें आपकी मीटिंग्स इंक्लूडेड होती हैं, कमिटी, रूटीन जो चीज़ें होती हैं, रूटीन जो बातें होती हैं वो उसमें इंक्लूडेड होती हैं। सो दीज फैक्टर लीड टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। सो इसमें जो है ये दो फैक्टर्स हैं जो लीड टू कॉम्प्लिकेशंस में आप इस आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है The Indian president is referred as a nominal head of the state. Illustrate. Indian president जो है वो nominal head होते हैं हमारे state. State यानी कि यहाँ पे बताया गया है कंट्री, स्टेट को यहाँ पे कंट्री बताया गया है, ठीक है, क्योंकि अर्लियर कंट्री कम बोला जाता था, स्टेट हम वर्ड्स जो है प्रोविंसेस, स्टेट्स, ये वर्ड्स जो है हम ज़्यादा यूज़ करते थे अर्लियर। ओके, सो कैसे है नॉमिनल हेड, यानी कि नॉमिनल यानी कि एक नाम मात्र जो नॉमिनल हेड होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम मात्र, ठीक है। तो वो जो है हमारे ये हैं प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बिकॉज इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो है गवर्नमेंट अपनाया जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है हमारी कंट्री में, इसीलिए प्रेसिडेंट जो है वो हमारे नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, हमारी कंट्री के एकमात्र नॉमिनल हेड होते हैं। रियल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट की भी कुछ पावर्स होती हैं, लेकिन इधर हम जो हमारी रियल जो पावर्स होती हैं वो हमारी प्राइम मिनिस्टर की होती हैं एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़्यादा पावर्स होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों पे प्राइम मिनिस्टर की पावर्स काम आती हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर काम आती हैं, और कुछ जगहों पर प्रेसिडेंट की पावर्स के बिना भी बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट कंट्री में नहीं हो सकती, ठीक है। सो ये दो आपके क्या बताया, रेफर बताया, इलास्ट्रेशन आपको करना है क्वेश्चन का, तो ये 2 पॉइंट्स आप इसमें दे सकते हो एंड मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। हु वर कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स, किन्हें कहा जाता था? सो अपोनेंट ऑफ अ वेइमार रिपब्लिक, सपोर्टर ऑफ द वेइमार रिपब्लिक, चांसलर ऑफ जर्मनी एंड नन ऑफ द अबव। तो नवंबर जो क्रिमिनल्स, अक्टूबर रेवोल्यूशन, नवंबर रेवोल्यूशन जो फरवरी रेवोल्यूशन वगैरह जो ये सब कुछ हुआ था, तो इसमें आपके जो नवंबर क्रिमिनल्स थे वो उनको कहा जाता था, ओपोनेंट ऑफ वेइमार रिपब्लिक के जो ओपोनेंट्स थे उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू आपको मैंने 8th में भी पढ़ाया है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा सा पार्ट 7th में भी है एंड नाउ कम अगेन इन 9th ऑल्सो। देखो, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी लॉ और एक्शन टू द लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी होती है कि किसी भी लॉ को एनी लॉ डिक्लेयर कर सकती है, कोई भी लॉ डिक्लेयर कर सकती है, और एक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर जो लेजिस्लेचर है हमारा, अगर उसका कोई भी एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर कोई एक्शन है उसका, इफ दे बिलीव इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लेजिस्लेचर है उसने, लेजिस्लेचर में सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने किसी भी काम को करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को के लॉ को वायलेट किया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस करी हैं अगर, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जो है ये अथॉरिटी होती है कि उस लॉ को जो है वो चेंज कर दे, चेंज एनी लॉ, डिक्लेयर कोई नया लॉ भी ला सकती है और कोई नए एक्शन ले सकती है, नए स्ट्रिक्ट एक्शंस लाइक ले सकती है लेजिस्लेचर के ऊपर, अगर उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी लॉ जो है लेजिस्लेचर ने कोई लॉ, कोई रूल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई प्रैक्टिस करी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई काम किया है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है उसको डिटरमाइन कर सकती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें वैलिड हैं, वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर।
और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री। एग्जीक्यूटिव क्या एक्शन कर रही है, लेजिस्लेचर क्या काम कर रही है, तो उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेचर के लिए या लेजिस्लेटिव के लिए और एग्जीक्यूटिव के लिए जो वैलिडिटी दी गई है कि वो इस काम के लिए यहां तक वैलिड है, इसके आगे ये वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, इसके आगे इनकी वैलिडिटी नहीं है, इसके आगे इनकी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना। सो वो डिटरमाइन करती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन इट इज चैलेंज्ड बिफोर देम, जब उसके सामने एज अ चैलेंज कोई चीज रखी गई है। दिस इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू, इसी को जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहा जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हूम वाज हिटलर अपॉइंटेड एज चांसलर, हिटलर को चांसलर किसने अपॉइंट किया था, तो हरमन गोरेंग, फ्रांस वॉन पैपेन, प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग, ओटो जॉर्ज टेरैक, ठीक है। सो जो आपके प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग थे उन्होंने हिटलर को एज अ चांसलर अपॉइंट किया था और यही उनकी गलती थी, हिटलर को एज अ चांसलर अपॉइंट करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे उसने अपना रूप रंग तो दिखाना ही था, ठीक है, क्योंकि शुरू से वो जर्मनी पे रूल करने का उसका बड़ा जो है बहुत ज़्यादा उसका सपना था इस चीज़ को लेकर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा इज मोस्ट पावरफुल देन द राज्यसभा, एनालाइज दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना है। एनी ऑर्डिनरी लॉ, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, नीड टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है वो दोनों हाउसेस उसको पास करेंगे। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट, अगर दोनों हाउसेस में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्या होगा, व्यू ऑफ द लोकसभा प्रिवेल बिकॉज इट हैज लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तब जो लोकसभा की जो मेजोरिटी है वो देखी जाएगी। इसलिए लोकसभा की मेजोरिटी देखी जाती है क्योंकि लोकसभा में के जो मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर से वो ज्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा में लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। सेकंड इसमें पॉइंट आता है, वंस द लोकसभा पास द बजट, अगर लोकसभा ने कोई बजट पास कर दिया है और एनी अदर मनी बिल, ठीक है, कोई मनी रिलेटेड बिल है, मनी बिल जैसे आपने 8th में भी पढ़ा है, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अगर इस तरीके का, अगर लोकसभा ने किसी तरीके का मनी बिल अगर पास कर दिया है, पास द बजट या कोई बजट पास कर दिया है, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो राज्यसभा उसको जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती। द राज्यसभा कैन जो है उसको सिर्फ डिले कर सकती है, मैक्सिमम 14 दिन के लिए आगे बढ़ा सकती है, डिसीजन लेने के लिए 14 दिन तक आगे बढ़ा सकती है, 14 दिन के लिए, और सजेस्ट चेंजेस इन इट, या आप उसमें चेंज करिए या आगे बढ़ा सकती है। अगर राज्यसभा को कोई बिल, लोकसभा का पास किया हुआ कोई बिल, कोई बजट, कोई मनी बिल जो है अगर पसंद नहीं आया, समझ नहीं आ रहा है, विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्यसभा जो है अगर उसको 14 साल के लिए आगे बढ़ाती है या सजेस्ट करती है कि इसको चेंज करे, उसके बाद इट डिपेंड ऑन लोकसभा कि वो राज्यसभा की इस बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट जो है वो आता है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ज़्यादातर जो लोकसभा है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है। इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर, लोकसभा के जो मेंबर्स की जो मेजोरिटी है, से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर लोकसभा के मेंबर जो है वो ये कह देते हैं कि भाई हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी करना है इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब किसी भी बिल को लेके, किसी भी लॉ को लेके जो है लोकसभा के मेंबर अगर नो कॉन्फिडेंस जारी कर देते हैं, यानी कि हम इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, देन ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिजाइन, तो कि हमें जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर लोकसभा ने डिक्लेयर कर दिया तो जो है जितने भी सारे मिनिस्टर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग द जितने भी मिनिस्टर्स हैं, इवन इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैव टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर को भी साथ में रिजाइन करना पड़ेगा। नाउ दस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द बीबीके सभा इज मोर पावरफुल देन द लार्ज, सॉरी यहाँ पर लोकसभा होना चाहिए था, ये बीबीके हो गया है, पावरफुल दैट द राज्यसभा, तो इन 3 पॉइंट से ये इंक्लूडेड होता है कि इट मीन्स लोकसभा जो है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा से जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं दैट इज़ द लोकसभा मेंबर ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, लोगों की सभा, सिटीजन्स की सभा, यानी कि वो लोग जो जनता ने जिनको चुन के लोकसभा में भेजा है, इसलिए लोकसभा ज़्यादा पावरफुल रहती है राज्यसभा के अकॉर्डिंग, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज the difference between the powers of president of USA and the president of India, president of USA और president of India के दोनों के president की powers के बारे में बताया है। obviously हमारे इंडिया के जो president है उनकी power जो है USA के president के according कम है, क्योंकि हमारे यहाँ parliamentary form of government है और parliamentary form of government में prime minister की powers जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। so president of USA के बारे में, he is directly elected by the people for this post, president जो US के president होते हैं उन्हें directly जो people हैं, लोग हैं, वो elect करते हैं। यही जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, बट ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एमपीज एंड एमएलएज, लेकिन ये इनडायरेक्टली इलेक्ट
होता डायरेक्टली, ही इज इनडायरेक्टली, एमपीज और एमएलएज जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी स्टेट हेड ऑफ द स्टेट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। इनका टेन्योर होता है यूएस के प्रेसिडेंट का 4 इयर्स, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 इयर्स। यूएस के प्रेसिडेंट ही पर्सनली चूजेज एंड अपॉइंट हिज मिनिस्टर, वो खुद अपने मिनिस्टर पर्सनली चूज करते हैं और साथ ही उन्हें अपॉइंट भी करते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, ही एक्सरसाइज ओनली द नॉमिनल पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर होती है वो नॉमिनल पावर होती है। दिस इज द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और नॉमिनल पावर जो होती है प्रेसिडेंट की, वो किसका फीचर है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर होगी वहां पे प्रेसिडेंट की नॉमिनल पावर्स होती है। हर चीज में प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं जिसमें प्रेसिडेंट की पावर्स प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा होती है, नॉट सब में। मतलब सारी कंट्री को जो हैंडल करना है, सारी कंट्री को चलाने का जो दारोमदार है वो ज्यादातर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट्स एमसीक्यू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बाय सिटीजन 18 ईयर्स ऑफ एज, इनडायरेक्ट इलेक्शन और बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, प्राइम मिनिस्टर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको इलेक्ट करते हैं, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, जो कि प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? Come to the next question. What is the difference between a political executive and permanent executive? A political executive, permanent executive के बारे में पूछा है आपसे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? दीज एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इनको पीपल इलेक्ट करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। वहीं जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, द सिविल सर्वेंट अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ये लोग सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी कि आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। वहीं परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें इन सिविल सर्विसेज सच एज, ये इनके मेंबर्स बता दिया, उधर उनके मेंबर मैंने आपको पहले बता दिया, सच एज आईएएस, पीसीएस, ठीक है, आईपीएस, आईएफएस, ये होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में क्या है, रिमेन इन ऑफिस ओनली फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। तो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये रिमेन इन ऑफिस में ही वर्क करते हैं और ये आपके फिक्स्ड टेन्योर के लिए होते हैं। फिक्स टेन्योर क्या है, 5 इयर्स। मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर 5 इयर्स के लिए होते हैं। और इधर जो एग्जीक्यूटिव है, रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। आईएएस ऑफिसर जब एक बार अपनी पोस्ट पे आ जाता है तो चाहे रूलिंग पार्टी 5 साल के बाद चाहे चेंज हो या कुछ हो, लेकिन वो उसकी जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट होती है। ठीक है, परमानेंट वो आईएएस ऑफिसर के उसमें ही रहेगा। लेकिन हाँ, कई बार नहीं होता है, जब पार्टी चेंज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जब चेंज होती हैं, नई सरकार आती है, तो कई बार बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स का यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर कोई आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर अगर बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, और अगर नेता, हमारी कंट्री में ऐसा होता है, और अगर नेता अगर भ्रष्ट है और आईएएस पीसीएस ऑफिसर बहुत ईमानदारी से अगर काम कर रहे हैं, तो नेता अपनी, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है लेकिन करप्शन तो है हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जो करप्टेड जो नेता है वो क्या करते हैं, अपनी पावर से आईएएस ऑफिसर्स या पीसीएस ऑफिसर को सस्पेंड भी कर सकते हैं, निकाल भी देते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सब कुछ होता है। ठीक है, कहने को सिर्फ हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन करप्शन भर के भरमार होके भरा हुआ है हमारी कंट्री में। बहुत सारे जो पीपल हैं ऑल्सो दे आर नॉट एग्री विद मी, लेकिन करप्शन हमारी कंट्री में भरमार है। कहने को डेमोक्रेसी है, बहुत सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक वे में होती हैं, चल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें सामने आई है जहां पर अगर प्राइम मिनिस्टर भ्रष्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भ्रष्ट है, कैबिनेट मिनिस्टर अगर कोई भ्रष्ट है, कोई या ग्रुप ऑफ पीपल भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या कैबिनेट मिनिस्टर अगर भ्रष्ट है, और कोई आईएएस, पीसीएस, आईपीएस ऑफिसर अगर बहुत ही ईमानदारी से अच्छा से काम कर रहा है, क्योंकि जो नेता लोग होते हैं वो ज़्यादातर जो बड़े बड़े माफिया जो होते हैं, डॉन्स जो होते हैं, उनके साथ मिले रहते हैं, ये फैक्ट है। और हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत कम ही बाहर आती हैं, क्योंकि कहने के लिए डेमोक्रेटिक है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ सारी चीज़ें जो है वर्क सारे किए जाते हैं। सो दे रिमेन इन द ऑफिस इवन द रूलिंग पार्टी चेंज हो जाए, तब भी ऑफिस में बने रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में भी करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आम जनता के सामने नहीं आती हैं। ठीक है, उनमें का उसमें से ये है कि कई बार जो है कोई भी अगर नेता है जो कि अगर भ्रष्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आईएएस और पीसीएस ऑफिसर जो होते हैं, जो अपने अगर कोई बहुत अच्छा और ईमानदार ऑफिसर है, वो बहुत अच्छे से अगर वर्क कर रहा है, तो उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाँ, अपने पोस्ट पे बने रहते हैं, लेकिन कई बार ये लोग सस्पेंड भी कर देते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स को निकाल भी देते हैं जॉब से। ठीक है, और जो आईएएस पीसीएस ऑफिसर जो है अगर गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, गवर्नमेंट के साथ बड़ा बनाव होकर रह रहा है, गवर्नमेंट भ्रष्टाचार कर रही है, तो वो उसको करने दे रहा है, तो वो
जो पीपल होते हैं IAS PCS और जो भी IPS होते हैं वो बने रहते हैं, अपनी पोस्ट पे ना उनका ट्रांसफर होता है ना कुछ होता है, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आते हैं, सो दे आर आंसरेबल टू द पीपल फॉर देयर एक्शन। और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर अगर कुछ भी गलत करते हैं तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और नेता कितने आंसरेबल होते हैं पीपल्स के, कितना लोगों को आंसर देते हैं अगर कुछ वो गलत करते हैं और पकड़ा जाता है। पहले बात तो जो भी वो गलत करते हैं वो पकड़ा नहीं जाता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत सारी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अब कितना होता है अप्लाई, कितना नहीं होता है, वो तो गॉड ही नोज, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ भी करते हैं तो वो आंसरेबल हैं टू द पीपल फॉर देयर एक्शन। लेकिन कितने आंसरेबल है कितने नहीं आंसरेबल है वो तो आप लोगों को पता ही है। कितने नेता जो है हम जनता के सवालों के जवाब देते हैं, कितने नहीं देते हैं। इसीलिए उसी को लेके RTI जो है बनाई है, गवर्नमेंट ने नई RTI बनाई है। अगर आप किसी को भी गवर्नमेंट से अपने टैक्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है या किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेनी है तो RTI जो है दाखिल कर सकता है और RTI के थ्रू गवर्नमेंट से किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकता है, ठीक है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल। अब IAS PCS ऑफिसर जो होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते, क्योंकि वो जो है वो वही काम कर रहे हैं जो गवर्नमेंट उन्हें बता रही है, जो नेता उनसे करवा रहे हैं काम, वो उतने काम तक उनका सीमित रहता है, ठीक है। वो वहीं तक ही काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दे टेक ऑल द फाइनल डिसीजन एंड आर मोर पावरफुल। सारे फाइनल डिसीजन जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेता है और ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से। दे आर लेस पावरफुल, यहाँ पे लिखा ही हुआ है IAS PCS तो ज़्यादा पावरफुल होते ही नहीं है, तो इसलिए ये लोग डोमिनेट भी करते हैं IAS PCS को, अपने उस पर जो है ये नचाते भी हैं। दे डू नॉट टेक डिसीजन, किसी तरीके का डिसीजन तो IAS PCS ऑफिसर्स ले नहीं पाते हैं। दे असिस्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को असिस्ट करते हैं, सिर्फ इनका काम होता है बेचारों का, जो नेता हैं उनको असिस्ट करना। और आप देखो मैक्सिमम नेता हमारी कंट्री में जो है वो अनपढ़ हैं, और हमारी कंट्री इतनी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री है कि जो IAS PCS ऑफिसर्स जो बनते हैं बच्चे या जो लोग बनते हैं वो इतनी मेहनत के बाद, कितने 3 4 अटेम्प्ट्स निकालने के बाद, आप लोगों ने सबने 12th फेल तो देखी होगी, ठीक है। तो 3 4 अटेम्प्ट्स निकालने के बाद जो है जाके बंदा IAS या PCS ऑफिसर होता है। और असिस्ट किसको करता है? इन अनपढ़ नेताओं को असिस्ट करता है। नेता करता है कि जो है सामने जनता को दिखाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करना, और बैकडोर में क्या करता है नोबडी नोज इट, ओके। मैं सभी के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत हार्डली कोई नेता होंगे ऐसे इंडिया में जो आए होंगे जो बिल्कुल करप्टेड फ्री होंगे। उसमें से कुछ एक आधी थे जो स्टार्ट में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे, जो बहुत अच्छे नेता रहे हैं हमारे देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो बहुत अच्छे नेता हैं, एक मिसाल हैं वो हमारी कंट्री के लिए। खैर एनीवेज, सो कि ये बेचारे IAS PCS ऑफिसर पढ़े लिखे एक अनपढ़ नेताओं को असिस्ट कर रहे हैं। एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, उनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो ये इतना पढ़ लिख के आए हैं वो नेताओं को जो है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन बता रहे हैं कि आप ऐसा करिए, क्योंकि उनको खुद तो वो पढ़े लिखे नहीं है। 10वीं पास है, नेतागिरी में आ गए, 12th पास है, नेतागिरी में आ गए। ज़्यादातर सब 10वीं और 12वीं पास है नेता मैक्सिमम, जो कि नेतागिरी में आ गए। कहीं कुछ काम नहीं चला भैया, नेतागिरी में आ गए, BJP में शामिल हो जाओ, कांग्रेस में शामिल हो जाओ, ये करो वो करो, बस धीरे धीरे उसी में काम करते रहे और धीरे धीरे पता लगा एक दिन BJP के बहुत बड़े नेता बन गए, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता बन गए, और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद पता लगा भैया वही कांग्रेस के जो नेता थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए या BJP के जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अनपढ़ जो फौज है हमारे कंट्री की, जो अनपढ़ नेता हैं वो पढ़े लिखों के ऊपर रूल कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं बेचारे वो उन अनपढ़ों को असिस्ट कर रहे हैं। कितनी ही गलत मेंटालिटी है और कितनी ही दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखों को अनपढ़ों को असिस्ट करना पड़ रहा है। वाह। खैर एनीवेज, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is deforestation and what were the major reason of deforestation in India in 17th and 19th century में deforestation का main reason क्या था और deforestation होता क्या है, ठीक है। So come to the next question. Disappear of forest is referred to as forest जहाँ पर खत्म होने लगे हैं उसको deforestation कहते हैं। धीरे धीरे जब forest जंगल काट के जब आप buildings बनाएंगे, factories बनाएंगे, industries बनाएंगे, apartments बनाएंगे, shops बनाएंगे, roads construction होगा जंगलों के बीच में से highway construction होगा, flyover बनेगा, बहुत सारे जंगलों को काट के बहुत सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन होगा, तो भैया जंगल डिसअपेयर होंगे और इसी को कहते हैं, और इतने ज़्यादा डिसअपेयर होंगे कि वो डिफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। सो रीजन फॉर द रीजन क्या है डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इन कॉलोनियल पीरियड में तो डिफॉरेस्टेशन हो ही रहा था। ये तो हम बैक की बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, लेकिन आज भी डिफॉरेस्टेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। और साथ ही साथ जो स्मगलर्स होते हैं वो इन फॉरेस्ट के पेड़ों को, जो अच्छे टीक, साल, शीशम के जो पेड़ होते हैं उनको
आज भी जो है बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है और इलीगल तरीके से जो स्मगलर्स होते हैं वो पैसा कमाते हैं, और इन चीज़ों में भी कई नेता भी शामिल हैं। और अगर कोई ऑफिसर, यही ऑफिसर्स IAS PCS ऑफिसर्स जो है अगर कोई पकड़ना चाहे इस चीज़ को लेकर, तो वो लोग जो है उस ऑफिसर को जो है या तो रास्ते से हटा देते हैं, यानी कि मरवा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, या गायब करवा देते हैं, या उसका ट्रांसफर कर देते हैं, या उसको सस्पेंड कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं ये नेता। ठीक है, मैक्सिमम नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई भी हो। आप लोग मूवीज़ फिल्म्स वगैरह में, आप मूवीज़ में देखते ही होंगे, और ये मूवीज़ वगैरह भी इंस्पायर्ड होती हैं रियल लाइफ से। रियल लाइफ में वो इस तरीके के जो हमारी कंट्री के नेता हैं रियल लाइफ में, उन्हीं से ही इंस्पायर होकर जो है मूवीज़ बनाई जाती हैं। और एक्चुअली में जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, एक्चुअली में वो नेता लोग एक्चुअली में करते हैं, करेक्टली, वो बिल्कुल सही दिखाया जाता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही दिखाया जाता है जितनी भी पॉलिटिक्स के ऊपर जो है मूवी बनी है। खैर, कंटिन्यू। तो रीजन क्या है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे रीजन पूछ रहे हैं। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो रीजन है, इन द कॉलोनियल पीरियड कल्टीवेशन एक्सपैंडेड, उस टाइम पे कल्टीवेशन बहुत एक्सपैंड हो रहा था रैपिडली फॉर मोर कल्टीवेशन, ज्यादा कल्टीवेशन के लिए, विच फिल पॉकेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद रेवेन्यू। तो ज्यादा कल्टीवेशन करने के लिए कल्टीवेशन इनको करना था, और साथ ही साथ पेड़ों को ये भी यूके वगैरह एक्सपोर्ट करते थे, सप्लाई करते थे, उससे उनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता था। कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर रहे थे, तो कल्टीवेशन में भी जो भी क्रॉप्स ग्रो करी जाती थी वो क्रॉप्स भी जो है बाहर एक्सपोर्ट करी जाती थी, तो उससे भी जो है अच्छा खासा रेवेन्यू इनका बनता था। ठीक है, तो लैंड वॉज क्लियर टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप, लैंड को क्लियर किया जाता था। कमर्शियल क्रॉप यानी कि टी, कॉफी, शुगर केन, जूट, ये कमर्शियल क्रॉप्स होती है। कमर्शियल क्रॉप्स जिससे हमको अर्निंग हो रही है, वो हमारे अपने खुद के कंजप्शन के लिए नहीं है, यानी कि हम उसे डेली यूज में खा पी नहीं रहे हैं। ठीक है, डेली हम कॉफी नहीं पी रहे, जूट, शुगर केन डेली नहीं पी रहे, हम खा पी क्या रहे हैं, गेहूं, दाल, चावल, सब्जियां, ये हम डेली यूज में खा पी रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं उन्हें हम डेली यूज़ के लिए नहीं यूज़ करते हैं, उसे हम बेचने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि बेच के हम उससे अर्निंग कर सकें। तो वही काम ब्रिटिशर्स करते थे। तो कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए पूरा जो जंगल जो है वो साफ कर दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था, टू सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, ताकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं, कमर्शियल क्रॉप्स जो यहाँ से एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन में जा रही है, उस वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है, कॉफी की, शुगर केन, कॉटन, जूट, इन सब की जो इंडस्ट्री है, टी, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो चलता रहे। इंडस्ट्रीज जो है फटाफट इन चीज़ों, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, उसको कन्वर्ट करते रहे फिनिश गुड्स में, और फिर हम ऑल ओवर यूरोप नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको सप्लाई करें। इससे ब्रिटिशर्स का ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू बनता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट वर डिक्लेयर फॉर टिम्बर, क्लियर फॉर टिम्बर के लिए पेड़ों को काटा जाता था। टिम्बर ट्री होता है, एक लकड़ी होती है जिसको टिम्बर की लकड़ी कहा जाता है। वो टिम्बर की जो लकड़ी होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, लाइक जैसे टीक है, शीशम है, साल है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। ये ट्रीज़, ये पेड़, इनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, और एक्सपोर्ट जब किया जाता है तो इनसे अच्छा खासा बहुत कॉस्टली होती हैं, तो ऑब्वियसली महंगे उसमें जो है इनको बेचा ही जाएगा। ठीक है, पैसा इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता था टिम्बर के लिए, विच वॉज सेंट टू ब्रिटेन भेजा जाता था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक। और वहाँ पर क्योंकि उस समय रेलवे ट्रैक्स थे लेकिन इतने ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स नहीं बने थे, तो इन्हीं टिम्बर की लकड़ियों से ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा और रेलवे नेटवर्क को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना जो है वो स्टार्ट करते चले गए। बहुत सारे रेलवे नेटवर्क जो है उन्होंने बनाए, रेल ट्रैक्स बनवाए। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQ, वेयर वॉज इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन सेट अप। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, FRI हो गया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है, दैट इज कहाँ पर है वो आपका देहरादून, जो कि फेमस है FRI। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एक और नाम है शायद इसका, आई थिंक सो, अभी मुझे याद नहीं है, शायद यही होगा। एनीवेज, come to the next question. This is also MCQ. In Southeast Asia, shifting agriculture is known as, Southeast Asia में shifting agriculture को क्या कहा जाता है? चिटमैनी, टैवी, लैडिंग, मिल्पा। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्ट वाला जो कल्टीवेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये चार आपके ऑप्शंस है, ये आपको मैंने होमवर्क में दिया, आप उसको ढूंढिए, फाइंड आउट करिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लांटेशन फार्मिंग? अ टाइप ऑफ अ कमर्शियल फार्मिंग, सिंगल क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। कमर्शियल फार्मिंग मैंने आपको बता ही दिया, कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। प्लांटेशन फार्मिंग, सिंगल क्रॉप, एक कमर्शियल फार्मिंग होती है। ये कमर्शियल क्रॉप मतलब एक ही टाइप की क्रॉप ग्रो करी जाती है, और कमर्शियल क्रॉप ग्रो करी जाती है। कमर्शियल क्रॉप टी, कॉफी, जूट, शुगर के लिए। ठीक है, टी, कॉफी, रबर यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये जो क्रॉप होती है किस तरीके से ग्रो करी जाती है? एक सिंगल क्रॉप होती है जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में, मतलब टी लगी है तो बहुत बड़े एरिया में टी की ही क्रॉपिंग होगी। टी
की ही खेती होगी, अगर रबर के प्लांट्स है तो रबर ही होगी, वहाँ पे रबर रबर रबर, आपको बहुत बड़े लार्ज एरिया में रबर ही दिखेंगे। हैव यू विजिटेड ऊटी? ऊटी अगर आप विजिट करेंगे तो ऊटी में टी का प्लांटेशन, आपको दूर दूर तक टी का प्लांटेशन और कॉफी का प्लांटेशन दिखेगा। वहाँ पे और कोई जो प्लांटेशन होगा, ये इसको कहते हैं प्लांटेशन, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर प्लांटेशन फार्मिंग। और दूसरी जो क्रॉप्स है जो ग्रो करी जाती हैं, क्रॉप्स, जब क्रॉप्स यानी कि गेहूं और चावल, दालें, बाजरा, ज्वार, ये क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं। लेकिन टी, कॉफी, रबर है, ये भी ग्रो करी जाती है, लेकिन इनको कहते हैं, इनका प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रॉप बहुत बड़े लार्ज एरिया पे ग्रो प्लांट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट ग्रो किए जाते हैं एक्चुअली में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्लांटेशन। ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, बीजें नहीं होती हैं इनके, ये प्लांट्स लगाए जाते हैं। लेकिन जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, गेहूं, दाल, चावल, इनकी बीजें होते हैं, ये ग्रो की जाती हैं, ये ज़मीन के अंदर इनके बीजें डाले जाते हैं, फिर कहते हैं ना वो गुड़ाई वगैरह करी जाती है, इरिगेशन होता है, पानी डाला जाता है, तो ये ग्रो करते हैं। लेकिन ये प्लांटेशन है, ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, कॉफ़ी के प्लांट्स वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। और प्लांटेशन का ये भी है कि ये एक ही लार्ज, बहुत बड़े लार्ज एरिया में ये एक ही क्रॉप जो है ग्रो करी जाती है। खैर समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं, जूट भी है इसमें, शुगर केन है, शायद शुगर केन है, जूट है, 3 हमने यहाँ पर दे दिया है। Now who was Dietrich Brandis? What changes did he bring in the forestry in colonial India? तो डाइट्रिच ब्रांडिस कौन था, और कॉलोनियल इंडिया में फॉरेस्ट्री में इसने क्या क्या चेंजेस ये लेकर आया। तो Dietrich Brandis was a German expert who was appointed as the first inspector general of forest. पहला इंस्पेक्टर जनरल बना ये फॉरेस्ट का इन इंडिया बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल बनाया। तो ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स इन इंडिया, ठीक है, बाय कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट जनरल बनाया। ब्रांडिस सेट अप प्रॉपर सिस्टम टू मैनेज द फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है उसका इसने प्रॉपर सिस्टम बनाया, अच्छा बनाया सिस्टम, ठीक है। ब्रांडिस सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई इसने 1864 में, कॉलोनियल पीरियड में ही, यानी कि ब्रिटिश रूल में ही इसने ये बनाया, क्या बनाया, फॉरेस्ट सर्विस बनाई, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बनाई। ओके, नाउ ही इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस करी इंडिया में। इन दिस सिस्टम कटिंग ऑफ ट्रीज वाज कंट्रोल बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कटिंग जो भी ट्रीज की होगी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखेगा कितनी कटिंग ट्रीज की करनी है, कितनी नहीं करनी है, क्योंकि जब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो कटिंग ऑफ ट्रीज करती थी, वो बिना सोचे समझे पूरे जंगलों को काट देती थी। उनको बस जरूरत है, उन्होंने पूरे जंगलों को काट देना है। लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बन गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि कितने कटने हैं, कितने नहीं कटने, किस हिसाब से कटने, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। सो इसलिए इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाया। इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट, जिसमें पुराने ट्रीज कट किए जाते हैं, एंड द न्यू वन प्लांटेड, और नए वन, जब पुराने ट्रीज जिनको 10-10 साल हो चुके होते हैं, 8-8, 9-9, 20-20 साल जिन ट्रीज को होते हैं, उनको काटा जाता है, लेकिन उनकी जगह नए प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक अच्छी चीज थी। ओके, सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, वो नए प्लांट नहीं ग्रो कर रही थी, वो बस फॉरेस्ट को उनको कट करना है, पूरा सफाया करना है, कल्टीवेशन के लिए खाली करना है, टिम्बर के लिए उनको ट्रीज चाहिए, कट करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया ब्रांडिस डाइट्रिच ने, ठीक है, तो उन्होंने जो ओल्ड ट्रीज है उनको काटा, लेकिन न्यू प्लांट्स भी उन्होंने ग्रो किए साथ में, ठीक है। ओके, ही ऑल्सो हेल्प एंड इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट एक्ट 1865। 1865 में इन्होंने एक नया फॉरेस्ट एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, एंड इट वाज अमेंडेड ट्वाइस, वंस 1878 में, और ये 2 बार इसको अमेंड किया गया, चेंजेस इसमें लाए गए। पहला था 1878 में, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, एंड देन इन 1972 में, सॉरी 1927 में इसमें जो है कुछ चेंजेस लाए गए, बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, उसको अमेंड किया गया, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदू लीव्स आर यूज्ड इन मेकिंग, तेंदू लीव्स जो है वो किसके लिए यूज होती है, ठीक है। सो प्लेट्स, बास्केट, अम्ब्रेलास, बीडीज, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आप देख सकते हो ये बेसिकली यूज होती है आपकी बीड़ी बनाने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कॉलोनियल पावर इन इंडोनेशिया, वार कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया में किसकी कॉलोनियल पावर थी, वो थी आपकी डचेस की, ठीक है।
कम टू द नेक्स्ट, व्हाई डिड द पीपल ऑफ बस्तर राइज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। बस्तर के पीपल ने जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट क्यों किया? सो दे रिवोल्टेड बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी फॉरेस्ट को रिजर्व करने के लिए, रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया था, मतलब उन्होंने सिर्फ सारी चीजें अपने अंडर ले ली थी। बस्तर जो जाति है, जो जंगली जाति थी उस टाइम पर, आज भी है, ठीक है, जो ये एक जंगली जाति है, ट्राइबल पीपल्स है, उनका उस फॉरेस्ट पे हक पूरी तरह खत्म कर दिया था। डिप्राइव द पीपल ऑफ देयर राइट टू कलेक्ट फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उनको बोला शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो, और जो फॉरेस्ट के सारे राइट्स हैं वो जो भी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट कर लेते थे फॉरेस्ट से उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, ठीक है, हर्ब्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मतलब वेजिटेबल्स इन द सेंस जो भी पेड़ों पे लगा हुआ होता था वो वही चीज़ खाते थे, ठीक है। हर्ब्स उनको बहुत अच्छे मेडिसिनल प्लांट्स वो यूज़ करते थे, और जंगली जो एनिमल्स जो थे उनको हंट करके भी खाते थे वो, क्योंकि जंगली जाति थी, ठीक है। तो जंगल में जो भी उनको मीठा खट्टा जो भी खाने वाली चीज़ मिलती थी वो उसी पे पूरी तरीके से डिपेंड थे। अब वो सारे राइट्स जो थे वो ब्रिटिशर्स ने छीन लिए उनसे, ठीक है, और उनसे कहा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो। सो मोर ओवर पीपल वर सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट्स। लोगों को यहाँ पे लैंड पे रेंट भी देना पड़ रहा था उस टाइम पे, एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर अ फ्री लेबर, और लोग जो ये डिमांड कर रहे थे कि फ्री लेबर होना चाहिए, एंड गुड्स बाई कॉलोनियल ऑफिशियल, फ्री लेबर एंड गुड्स बाई कॉलोनियल ऑफिशियल। जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स हैं वो फ्री लेबर की डिमांड कर, सिर्फ वो लोग कर रहे थे, सॉरी, फ्री लेबर की डिमांड एंड गुड्स की डिमांड कर रहे थे जंगलों से, कि हमें जंगलों से जो है लेबर भी फ्री मिल जाए और गुड्स भी हम जंगलों से बटोर सकें, ठीक है। हर चीज़ में तो खैर वो अपना ही फ़ायदा प्रॉफिट देखते थे, और हर टाइम पे हर चीज़ पे उन्होंने कब्जा जमाया, हर चीज़ पर उन्होंने कब्जा जमाया, और हर चीज़ में वो छोटी चीज़ में भी वो अपना प्रॉफिट ज़रूर निकालते थे। पीपल वर सफरिंग फ्रॉम इंक्रीज लैंड रेंट एंड फ्रीक्वेंट डिमांड फॉर अ फ्री लेबर एंड गुड्स बाय कॉलोनियल ऑफिशियल। पीपल ऑफ बस्तर कैन नॉट कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट का प्रोडक्ट्स जो थे वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने जो है वो पूरा राइट जो था वो खत्म कर दिया था उनका, किनका, बस्तर के पीपल का पूरा राइट खत्म कर दिया था, ठीक है। द टेरिबल फेमाइन आ गया इसी दौरान 1839 से 1900 तक, ओ माय गॉड, एंड 1907 टू 1908 फोर्स देम टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी। और इसी दौरान जब आपके फेमाइंस आए तो सूखा पड़ गया, खाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके पास, ठीक है। और 1839 से 1900 वाला ये बहुत लंबा फेमाइन चला आपका, और ये 1 साल का था, और इस फेमाइन के वजह से ये नेचुरल कैलेमिटी ने बस्तर के पीपल को फोर्स किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट छेड़ दें, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाज सेटअप इन द ईयर, कौन से ईयर में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप करी गई थी? दैट इज 1865 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट कम टू द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए और बी दे रखा है। फ्रेंच कॉलोनीज आपको बतानी है, ब्रॉडयोक्स, नैनीट्स एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, मार्टिनिक्यू, सैन डोमिंगो, एंड पोर्ट सिटी रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड, वो पोर्ट सिटी जो स्लेव ट्रेड जहाँ से ज़्यादा होता था, ठीक है। एंड प्लेसेस ऑफ वर्सालीज, सॉरी पैलेस ऑफ वर्सालीज, वर्सालीज का पैलेस कहाँ पर था ये बताना है। फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ पर बनी हुई थी, फ्रांस ने जहाँ जहाँ कॉलोनीज बनाई हुई थी, तो आपका कहाँ कहाँ बनी हुई थी ये आपको बताना है। तो फ्रेंच कॉलोनीज जो है वो आपकी आता है आपका थर्ड, that is Martinique and San Domingo. Port city related to the slave trade थी आपकी Bordeaux और Nanites, and Palace of Versailles है आपकी extravagant court। इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके, आ सकता है, ऐसे नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से इतने ये सारे क्वेश्चंस हमने सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, तो आ भी सकते हैं इसमें से, मैक्सिमम इसमें से फंसने चाहिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपका मैचिंग है, अरे रिपीटेड हो रहा है ये, ओके। नाउ कम टू द असर्शन एंड रीजन। असर्शन और रीजन आपको देखना है, असर्शन रीजन में क्या है क्या नहीं है, ओके। असर्शन रीजन पे आ जाइए। सो असर्शन इन फ्रांस देयर वाज रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन। असर्शन है कि फ्रांस में रैपिड इंक्रीज हो रहा था, फूड ग्रेन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और रीजन क्या था, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789, क्योंकि फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पर जो है डिमांड फॉर फूड ग्रेन बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रही थी। तो क्या हो सकता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। R is a correct explanation of A. Both A and R true. R is not the correct explanation. A is true, R is false, A is false और R is true. तो yes, क्योंकि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही थी इसलिए वहाँ पर रैपिड इंक्रीज इन डिमांड हो रही थी फूड ग्रेन्स की। So R is the correct explanation of A. तो आंसर शुड बी A. आंसर जो है वो A होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ जाइए, हाउ डू सीजन्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ वेरिएशन पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज इन हिल्स इन इंडिया। तो सीजन अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द वेरिएशन पेस्टोरलिस्ट, तो पेस्टोरलिस्ट होते हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग यहाँ वहाँ मूव करते रहते हैं। तो इन कम्युनिटीज का इन हिल्स इन इंडिया, इंडिया के जो हिल्स हैं उन पे क्या जो है इफेक्ट होता है, इसको जो है यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो आंसर इसका ये है, गुर्जर एंड बकरवाल मेनली दो जो है हमारी कम्युनिटी हैं। ठीक है, जो कि मेन जो है हमारी दो कम्युनिटी हैं जो बहुत यहाँ वहाँ जो है काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी मूव करती हैं, मूव एनुअली बिटवीन देयर समर एंड विंटर ग्रेजिंग में ये ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जो गुजर्स और बकरवाल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये एक में लिख दिया है, बट ये दोनों ही जातियाँ जो है ये पहाड़ी जातियाँ जो है ये पहाड़ी जाति होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जब भी पहाड़ में विंटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये थोड़े से नीचे आ जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आपको गुजर्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, गुजर बकरवाल गद्दीज जो है आपको जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मिलेंगे। तो जब भी जम्मू कश्मीर में हाई हिल्स माउंटेन में बहुत ज़्यादा जब विंटर्स होते हैं तो ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, मूव होकर नीचे आ जाते हैं। जब भी प्लेन्स में घूमते रहते हैं, आ जाते हैं नीचे, काफ़ी नीचे आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी के आसपास आ जाते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब भी यहाँ पर समर्स बढ़ने लग जाते हैं आपके अप्रैल के टाइम पे, तो ये अगेन ऊपर की तरफ को जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि ठंडे बहुत ज़्यादा कूल इलाके में भी नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा हैवी हॉट ड्राई सीजन में भी ये नहीं रह सकते। ठीक है, सो विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड इन विंटर्स व्हेन द हाई माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो, दे लिव्ड विद देयर हर्ड्स इन द लो हिल्स में आ जाते हैं। मैंने कहा ना लो हिल्स में हल्के नीचे वाले जो प्लेन्स छोटे छोटे हिल्स जहाँ पर होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो नहीं हो रही है, जब वहाँ जनवरी में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो लो हिल्स में नीचे आ जाते हैं। हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंजेस, ठीक है, एंड द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट वर प्रोवाइडेड पेस्चर फॉर देयर हर्ड्स बाय द एंड ऑफ द अप्रैल। अब मैंने कहा ना अप्रैल के टाइम पे जो है दे बिगेन देयर नदर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड। ठीक है, फिर ये लोग जो है नदर्न मार्च की तरफ चल पड़ते हैं। नदर्न मार्च यानी कि फिर धीरे धीरे ये लोग जो है ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समर्स में भी ये जो है प्लेन्स एरिया में या शिवालिक हिल्स के आसपास नहीं रह सकते, या गर्मी हो जाती है अच्छी खासी। इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द माउंटेन, द गद्दीज शेपर्ड हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजनल मूवमेंट। तो गद्दीज जो कि हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, जम्मू में भी पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में भी आपके गद्दीज होते हैं, उत्तराखंड में कम होते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इनका भी सीजन ऑफ साइकिल जो है वो भी लगभग इसी तरीके का होता है। डे टू स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स, विंटर्स में ये लोग लो हिल्स में रहते हैं, शिवालिक रेंजेस में ग्रेजिंग। अपने जो पेस्चर्स होते हैं उनको चराने के लिए ये नीचे आते हैं, अपने पेस्चर्स को खाना वगैरह खिलाने के लिए ये लोग नीचे को आ जाते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद देयर विंटर्स एंड फ्लॉक्स इन द स्क्रब फॉरेस्ट में भी अपना टाइम रहकर वहाँ पर स्पेंड करते हैं। एंड बाई अप्रैल दे मूव नॉर्थ एंड स्पेंड द समर इन लाहौल एंड स्पीति। समर्स के टाइम पे ठंडा हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ में इधर यही आपके हिमाचल प्रदेश में के जो गद्दीज होते हैं अप्रैल और मई के टाइम पे हिमाचल में भी गर्मी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अप्रैल जब भी स्टार्ट हो जाता है, फिर ये समर्स में जब यहाँ समर्स हो जाते हैं हिमाचल, उत्तराखंड, नैनीताल या नॉर्दर्न प्लेन्स में जब गर्मी बढ़ जाती है ज़्यादा, तो ये अगेन ऊपर की तरफ को मूव कर जाते हैं। तो गढ़वाल कुमाऊं में गुजर कैटल्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं। हर्डर्स केम डाउन टू द ड्राई फॉरेस्ट, ये नीचे आते हैं ड्राई फॉरेस्ट की तरफ ऑफ द भाबर इन द विंटर। जो भाबर रीजन है इंडिया का, हमारा प्लेन रीजन जो है भाबर, वहाँ पर विंटर्स में आते हैं। वेंट अप टू द हाई मेडोज इन द बुगलिया इन समर्स। तो अगेन जब आपके जो है यहाँ पर विंटर्स खत्म होने के बाद जब समर्स आते हैं, तो ये वेंट अप टू द हाई मेडोज। फिर ये हाई जो मेडो ग्रासलैंड्स होते हैं, बहुत दूर दूर तक ग्रासेस होती है, ये उस तरफ को चले जाते हैं इन समर्स में। ठीक है, इन द बुगलिया इन समर्स में जो ये बुगलिया की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर द इंपॉर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। की पेस्टोरल इंपॉर्टेंट कम्युनिटी कौन सी है आपकी? ढांगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वाई वर सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड। कुछ फॉरेस्ट को क्लासिफाइड किया गया एज प्रोटेक्टेड। इन दीज द कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स, जो कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स ऑफ पेस्टोरल्स वर ग्रांटेड बट देयर मूवमेंट वर सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, उनको ग्रेजिंग के राइट्स तो दिए गए हैं पेस्टोरल्स को, मतलब वो अपने पेस्चर्स को जो है चरा सकते हैं। ठीक है, वो राइट्स हैं उनको, बट देयर मूवमेंट वर सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। लेकिन वो बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ अपनी प्लेस को जो है ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, अपने आप को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ वो जो है नहीं जा सकते। कॉलोनियल ऑफिशियल बिलीव दैट ग्रेजिंग डिस्ट्रॉय द सैम्पलिंग। अच्छा, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो ये सोचती थी ये जो ग्रेजिंग है, अपने कैटल्स को ग्रेजिंग कराने के लिए लोग यहाँ वहाँ जाते हैं, ये जो है पूरे जो सैम्पलिंग एरिया है, यानी कि जो पूरा मेडो एरिया है, पूरा प्लेन एरिया है, जहाँ पे लोग घास खिलाने के लिए अपने जानवरों को, अपने पेस्चर्स को लेके जाते हैं, ये पूरा ये घास खाते हैं जानवर, एनिमल से सारी घास वगैरह खाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि ये पूरी जो घास है, मेडो एरिया, पूरा सैंपल जो है ये खराब कर रहे हैं, पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यंग शूट्स ऑफ ट्रीज एंड जर्मिनेटेड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, जो यंग पेड़ पौधे ग्रो होते हैं वो भी ये पूरा
खा जाते हैं, उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट के फ्लोर पे, ज़मीन पे, फॉरेस्ट में वैसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन फ्लोर पे तो छोटी छोटी घास ग्रासेस जो ग्रो होती हैं वो ये सब खा जाते हैं, तो उनमें जर्मिनेशन नहीं होता है। ठीक है, सो ये ऐसा कॉलोनियल ऑफिशियल सोचते थे। ठीक है, दूसरा सी है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर है, या नन ऑफ द अबव है। तो वाई आर सम फॉरेस्ट क्लासिफाइड एज प्रोटेक्टेड, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, वेयर वर बंजारास फाउंड, बंजारास कहाँ पे पाए जाते हैं? बंजारास जो है वो भी ये कम्युनिटी है, आपकी ट्राइबल कम्युनिटी है बंजारास, तो बंजारास हाँ बंजारेज ही बोलते हैं। तो ये आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब प्लेसेस में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, बंजारा ट्राइबल कम्युनिटी होती है। प्ले फॉरेस्ट की होती है, प्लेन से सटे हुए जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा बंजारा पीपल्स रहते हैं। ठीक है, What was the result of the overgrazing for pasture due to the restriction on pastoral movements? तो overgrazing जब बहुत ज़्यादा जो pasture होते हैं, जो जानवर जो होते हैं, इनके गाय भैंस बैल जो है अगर बहुत ज़्यादा घास खाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा overgrazing हो जाएगी, तब क्या होगा? क्योंकि पेस्टोरल ड्यू टू क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्यू टू पेस्टोरल मूवमेंट, अब पेस्टोरल मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, तो वो एक ही जगह पर अगर अपने जानवरों को वहीं पर ही घास खिलाते रहेंगे तो क्या होगा? तो क्वालिटी ऑफ द पेस्चर डिक्लाइन, पेस्चर की खुद की क्वालिटी भी डिक्लाइन होगी। दिस क्रिएटेड डिटोरिएशन ऑफ द एनिमल स्टॉक, एनिमल का जो स्टॉक है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, अंडर फेड कैटल डाइड इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग स्कैरसिटी एंड फेमाइन, तो अंडर फेड कैटल यानी कि उन कैटल्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स, अच्छी घास खाने को नहीं मिल रही है, जिसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं वो डाइड हो जाती हैं, मर जाती हैं, और जिसके वजह से ड्यूरिंग स्कैरसिटी एंड फेमाइन, और वही जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छा घास उनको खाने को नहीं मिलेगी, उनका जो कैटल्स है उनका खाना क्या है? उनका खाना यही है घास वगैरह चरना। ठीक है, तो फेमाइन वगैरह कुछ हो जाता है, और वो उसी जगह पर फेमाइंस भी अगर मान लो उसी पर्टिकुलर प्लेस पे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कर दिया पेस्टोरल के मूवमेंट को, पेस्टोरल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो वो एक ही जगह पे रहेंगे, वहाँ पे कभी फेमाइन आ जाता है, फ्लड आता है, कुछ आता है, तो नंबर ऑफ कैटल्स जो है, लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स जो है वो मारी जाती है, क्योंकि वो दूसरी जगह नहीं जा सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ठीक है, सो ये तीनों ही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट आएंगे, ऑल ऑफ द अबव।